हेलो दोस्तों, हेलो स्मार्टियंस। आज अभी लास्ट सीरीज से हम कोनिक सेक्शन की सीरीज को चला रहे हैं, वन शॉट वीडियोस ला रहे हैं। उसी सीरीज में अब हमारा जो अगला वीडियो है वो बेटा इलिप्स का है। इसमें भी मैं पूरा आपको पूरी थ्योरेटिकल और इसमें 2024 IIT मेंस जनवरी में जो आए हुए क्वेश्चंस हैं और जो अप्रैल में आए हुए क्वेश्चंस का बंच आपको दूंगा कि जो भी क्वेश्चंस होंगे वो आपको मैं सॉल्व कराऊंगा जो पिछले साल आए, ताकि आपको इस साल जो आप पेपर देने वाले हैं उसमें काफ़ी मदद मिले। ये जो वन शॉट का वीडियो होने वाला है लिप्स का, इसमें आपको पूरी डिफिनीशंस होगी, कितने किस तरीके से आप जल्दी से उसको रिवाइज कर सकते हैं। ये सब चीज़ें मैं बताऊंगा, क्या क्या चीज़ें मेन हैं जो उसको आपको पढ़नी चाहिए, क्योंकि उससे रिलेटेड क्वेश्चन जेईई मेंस में ज़रूर आते हैं। तो इस बात को ध्यान रख कर ही मैंने ये वीडियो को बनाया है, और आप उसको जितना ज़्यादा बनाएंगे, जितना ज़्यादा देखेंगे इस वीडियो को, उतना ही ज़्यादा आपको थ्योरी क्लियर होगी। और थ्योरी क्लियर जब तक आपका बेसिक्स नहीं क्लियर होगा, क्वेश्चन करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो ये बहुत कम टाइम के लिए वीडियो है, बहुत ज़्यादा 1.5-2 घंटे का वीडियो है, लेकिन ये आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। जितना ज़्यादा आप इसको देखेंगे उतना ही, जितना इसमें प्रैक्टिस कर लेंगे, थ्योरी को समझने की कोशिश करिएगा, तो जितनी ज़्यादा थ्योरी आपके दिमाग में जाएगी और फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी मैंने कराए हैं, तो उस क्वेश्चंस को करने के बाद आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं अपना टॉपिक इलिप्स। और इलिप्स, उससे पहले मैंने पैराबोला, सर्कल और स्ट्रेट लाइन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बाद वीडियोस बनाए थे। तो एक सीरीज टाइप का चल रहा है ताकि आपको सीक्वेंस से चीज़ें समझ में आ जाए। स्ट्रेट लाइन का टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़िएगा, उससे बाकी जो टॉपिक्स हैं वो बहुत आसानी से समझ में आ जाते हैं, क्योंकि उसी से सब कुछ रिलेटेड है। कोनिक सेक्शन का पार्ट भी उसी से रिलेटेड है, सब कुछ है। तो स्ट्रेट लाइन ही आपके लिए बेनिफिशियल है। तो इलिप्स का मैं ये देख लेता हूँ। तो अगला टॉपिक हमारा क्या है, इलिप्स है। तो इलिप्स क्या है? इलिप्स जैसे पैराबोला में एक हमने डिफिनीशन बताई थी कि एक हम मूवेबल पॉइंट लेते हैं और एक फिक्स पॉइंट लेंगे। सेम चीज़ यहाँ पे फिक्स पॉइंट 2 हो जाएंगे और एक मूविंग पॉइंट हो जाएगा, और हमारी 2 डायरेक्ट्रिक्स होंगी। तो उसी से हम इक्वेशन लगाएंगे, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द मूविंग पॉइंट ऑन द डायरेक्ट्रिक्स एंड द डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड मूविंग पॉइंट। तो उससे जो डिफिनीशन बनती है, जो रेशियो आता है SP/PM का, जो भी रेशियो आएगा वही हमारा इलिप्स की डिफिनीशन को बताता है। मैंने बताया था कि एसेंट्रिसिटी पैराबोला में, साइकिल पैराबोला की एसेंट्रिसिटी 1 होगी, तो यहाँ इलिप्स की एसेंट्रिसिटी <1 होगी। ये सब इस इलिप्स की डिफिनीशन है। तो आइए देखते हैं डिफिनीशन क्या कहती है। डिफिनीशन क्या कह रही है? तो एनालिटिकल डिफिनीशन ऑफ इलिप्स है। तो एनालिटिकल डिफिनीशन जो है हमारी क्या है, उसको हम देख लेते हैं। तो द locus of a point P, locus of a point which moves in the plane so that the ratio of the distance for a fixed point and a fixed line is less than unity. ये eccentricity के बारे में कह रहा है, less than unity is called an ellipse. Fixed point is called focus and fixed line is called directrix L equals to 0. तो इस तरीके से हम अपने डिफिनीशन को डिफाइन करते हैं कि फोकस से उस मूविंग पॉइंट, ये हमारा P जो है एक मूविंग पॉइंट हो गया, और ये S हमारा फोकस की तरह काम कर रहा है, और ये जो लाइन है ये हमारी डायरेक्ट्रिक्स हो गई। तो डायरेक्ट्रिक्स, फोकस और मूविंग पॉइंट, इनका जो रेशियो है, इनका जो रेशियो होगा, यानी PS/PM का जो रेशियो कह रहा है, PS/PM का रेशियो हमेशा लेस देन क्या है, यूनिटी होगा, <1। तो वो जो स्ट्रक्चर, जो लोकस होगा, जो इस P पॉइंट का जो लोकस होगा, वो एक कौन सा स्ट्रक्चर बनाएगा, वो एक स्ट्रक्चर बनाएगा इलिप्स का। तो हम उसको देखते हैं किस तरीके से बनाएगा। तो ये है हमारा लोकस ऑफ द स्ट्रक्चर जो होगा वो ये होगा कि द कांस्टेंट रेशियो इज जनरली डिनोटेड बाय E एंड इट इज नोन एज एसेंट्रिसिटी। तो एसेंट्रिसिटी बोलता है इलिप्स के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, E <1 होना चाहिए। एंड डायरेक्ट्रिक्स हमारी जो है Z एंड Z' है। तो डायरेक्ट्रिक्स की वैल्यू, इफ S इज द फोकस, Z एंड Z' इज द डायरेक्ट्रिक्स एंड P इज एनी पॉइंट ऑफ द इलिप्स। तो जो डिफिनीशन क्या कह रही है, कह रही है कि SP, द डिस्टेंस बिटवीन मूविंग पॉइंट एंड द फोकस अपॉन द डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स एंड दैट मूविंग पॉइंट इज इक्वल्स टू E, वेयर E इज अ लेस देन इक्वल्स टू 1। ठीक है, वेयर E इज द लेस देन
equals to 1, then SP equals to EPM is the definition of the ellipse। ठीक है, तो ये इलिप्स की डिफिनीशन है और वो यही कह रही है कि SP जो है EPM से इक्वल होगा, तो SP इज इक्वल्स टू EPM। ठीक है, नेक्स्ट बात देख लेते हैं। तो द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द इलिप्स, तो इक्वेशन ऑफ द इलिप्स हमने कैसे निकाली, किस तरीके से निकाले, अगर आप इसको समझ जाते हैं तो हम इसको फिर वेरियस टाइप ऑफ इलिप्स आएगा आगे चल के। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द इलिप्स तो हम देख लेते हैं। द इक्वेशन ऑफ एन इलिप्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म ये होती है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 वेयर ए इज ग्रेटर देन बी हमने ले रखा है। ठीक है, तो कैसे हम करेंगे ये देखते हैं। तो इस तरीके से हमने क्या किया कि S एक फोकस हो जाएगा, S be the focus, E be the eccentricity, L equals to be the directrix of the ellipse, और ये एक्सेस होगा x एंड y एक्सेस। तो C एज ए सेंटर है एक्सेस का जिसे हम ओरिजिन कहेंगे, S फोकस हो जाएगा। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, ये इलिप्स के वर्टेक्स की तरह काम करेगा। अभी आगे हम जब बताएंगे तो कैसे वर्टेक्स बनेगा, क्या बनेगा। तो इलिप्स का स्ट्रक्चर जो लोकस ऑफ द P है वो इस तरीके का हमारा एक स्ट्रक्चर होगा जिसे हम लोकस ऑफ P कहेंगे। ठीक है, P is a point on the ellipse and M and Z, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, P is a point on the ellipse, let M and Z be the projection foot of the perpendicular of P and S। ठीक है, तो P and S के जो परपेंडिकुलर हो जाएंगे वो हमारे on the directrix L equals to 0 respectively, let N be the projection of P on SZ। तो SZ में जो प्रोजेक्शन ऑफ P है वो ऑन SZ हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम इसकी बात कर लेते हैं। तो E is less than that, we can divide SZ both internally externally in the ratio E:1 में। तो इंटरनली और एक्सटर्नली अगर E हमारा SZ और उसको डिवाइड कर रहा है किसमें, E:1 में। तो A and A dash the point of division of A and A dash, the point, ये जो A and A dash है, the point of the division of SZ in the ratio E:1 में। तो इस तरीके से हम A dash जो हमारा ये वर्टिसेस, ये जो वर्टिसेस A dash की डिस्टेंस हम 2a ले लेते हैं। Let C be the midpoint of the A dash। तो A dash lies on the ellipse, तो SA upon SZ, तो SA upon SZ यानी SA upon SZ is equals to E and SA dash upon SZ A dash Z SA upon A dash Z is equals to E। ये रेशियो हो जाएगा हमारा इस तरीके से। ठीक है, तो SA की वैल्यू हो जाएगी EAZ, SA की वैल्यू क्या हो जाएगी EAZ हो जाएगी, SA डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी EA डैश Z हो जाएगी। ठीक है, नाउ SA एंड SA डैश EZ दोनों इक्वेशंस को जोड़ देंगे। इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2, दोनों ही ऐड कर देंगे। तो SA एंड SA डैश इक्वल्स टू EAZ एंड EAZ, और SA और SA डैश ये मिलके बना देंगे AA डैश। ठीक है, तो SA इज SA डैश इक्वल्स टू AA डैश हो जाएगा। तो AA डैश और AZ को हम क्या लिख सकते हैं, AZ को लिख सकते हैं CZ माइनस CA। AZ को हम क्या लिख सकते हैं CZ माइनस CA, और उसी प्रकार A डैश Z को क्या लिख सकते हैं A डैश C प्लस CZ। तो A डैश C और CA कट जाएगा, A डैश C और CA कट जाएगा क्योंकि C इज ए मिड पॉइंट है, तो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो 2A इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ जाएगा E2CZ। तो CA तो यहां से CZ की जो वैल्यू आ जाएगी यानी कि CZ की वैल्यू आ जाएगी A अपॉन E। तो CZ की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी A अपॉन E आ जाएगी। आल्सो SA डैश माइनस SA इक्वल्स टू EA डैश Z माइनस EA Z। तो ये निकालने का तरीका है, SA डैश माइनस SA कर देंगे। अब उसी इक्वेशन को हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं,
ऐसे डैश में से ऐसे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ए डैश सी, तो ऐसे डैश को हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे डैश को हम लिख सकते हैं ए डैश सी प्लस सी एस, और एस ए को क्या लिख सकते हैं हम, सी ए माइनस सी एस। इस तरीके से हम इसको लिख देंगे, और ई कॉमन लेंगे, ए डैश जेड ई डैश, तो ये आपस में कट जाएंगे और हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी 2cs इक्वल्स टू ई ए डैश, सी ए इक्वल्स टू ए सी ए डैश होता ही है, तो 2cs इक्वल्स टू ई टू ए हो जाएगा। तो cs की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो यहाँ से cs की वैल्यू ए ही आ जाएगी, यानी सेंटर से फोकस की दूरी हमारे पास क्या आ गई, ए ही आ गई। इस तरीके से हमने क्वेश्चन को कर लिया। अब टेक cs एज द प्रिंसिपल एक्सिस, cs क्या हो जाएगी हमारी प्रिंसिपल एक्सिस, इसको मेजर एक्सिस भी बोलेंगे। तो cs एज द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द इलिप्स अलोंग x एक्सिस एंड cy इज द परपेंडिकुलर एक्सिस अलोंग y एक्सिस हो जाएगी। देन c को ओरिजिन ले ले अगर 0, 0, तो s के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, फोकस के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे e, 0, और z की जो डिस्टेंस हो जाएगी वो हो जाएगी a अपॉन e, 0 एंड द इलिप्स इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। तो p जो मूविंग पॉइंट है जिसका हमें लोकस निकालना है, उसके पॉइंट हमने ले लिए x1, y1, उसके पॉइंट हमने क्या ले लिए बेटा, x1, y1 ले लिए। तो नाउ अब बाय डेफिनेशन pm इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, nz के हो जाएगा। pm किसके इक्वल है, nz के इक्वल है, और nz को हम क्या लिख सकते हैं, cz माइनस cn, cz माइनस cn लिख सकते हैं। तो cz की वैल्यू तो हमें a अपॉन e दे रखी है, और cn हमने मान लिया x1 है, वो पॉइंट है, यहाँ से ये डिस्टेंस जो है ये x1 है, क्योंकि इसको हमने क्या कोऑर्डिनेट दिए हैं, x1, y1 दिया है। ठीक है, तो cn की वैल्यू x1 हो जाएगी, इस तरीके से हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो p लाइज ऑन द इलिप्स, तो sp अपॉन pm इक्वल्स टू e, तो sp की वैल्यू e pm हो जाएगी। तो sp स्क्वायर इक्वल्स टू e pm, तो xp डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट निकाल देंगे, तो x1 माइनस ए का स्क्वायर, y1 माइनस 0 का स्क्वायर, और a बाई e माइनस x1 का स्क्वायर, इस तरीके से चलता चला जाएगा। तो x1 माइनस ए का स्क्वायर, y1 स्क्वायर, x माइनस, इसको सॉल्व करते चले जाएंगे हम इस तरीके से। तो ये हमारी इक्वेशन बेटा बन जाएगी x1 स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो ये हमारी इलिप्स की इक्वेशन है। अब 1 माइनस ई स्क्वायर, ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर की वैल्यू अगर हम निकाल लें तो उसको हम बी स्क्वायर मान लेंगे, तो बी स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन 1 माइनस ई स्क्वायर, और ये हमारी इलिप्स की इक्वेशन आ जाएगी। तो x1 स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो द लोकस ऑफ द p हमारा क्या बन गया, एक एलिप्स बन गया, द इक्वेशन ऑफ एलिप्स हो गई। तो यही हमारी एलिप्स इक्वेशन आ गई, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ठीक है, व्हाट इज द जनरल इक्वेशन ऑफ द एलिप्स, तो जनरल इक्वेशन ऑफ द एलिप्स हो गई ये, पहला ऑप्शन सही है। ठीक है, नेचर ऑफ द कर्व, तो नेचर ऑफ द कर्व हम क्या कहेंगे, तो ये कर्व का नेचर है। तो देखो नेचर ऑफ द कर्व है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर 1, ये हमारे इलिप्स इक्वेशन है। सी इज द कर्व रिप्रेजेंट द इलिप्स, द कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो ये सिमेट्रिक है, जगह अगर वाई एक्सिस के दें तो ये और ये स्ट्रक्चर सेम हो जाएगा, और अगर हम एक्स एक्सिस में देखें तो ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर सिमेट्रिक अबाउट द ओरिजिन हो गए। O is the midpoint of that, the every chord of the ellipse through O, जितनी भी chord होंगी वो थ्रू O जाएंगी, तो therefore the origin is the center of the ellipse। तो origin क्या हो जाएगा, center of the ellipse कहलाएगा O point। ठीक है बेटा, अब आ जाओ इसमें एक्सिस की बात कर लेते हैं। तो लेट पुट y इक्वल्स टू 0 बी द इक्वेशन ऑफ द ellipse, तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, यहाँ x की वैल्यू आ गई प्लस माइनस a। तो दस द कर्व मीट x एक्सिस एट प्रिंसिपल एक्सिस एट द 2 पॉइंट्स a, 0, a dash, 0। तो ellipse हैव 2 वर्टिसेस, देन a dash इज कॉल्ड द मेजर एक्सिस। तो इसको हम मेजर एक्सिस कहेंगे a dash को, और इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे a, 0 माइनस a, 0, इसीलिए इसकी लेंथ हो जाएगी हमारी 2a, लेंथ हो जाएगी इसकी हमारी 2a।
और पुट x की वैल्यू 0 रखेंगे तो हमारी माइनर एक्सिस आ जाएगी जो होगी v, और उसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे हमारे पास क्या b डैश इक्वल्स टू 2b, ये हमारी माइनर एक्सिस होगी। यानी ये पॉइंट अगर b है तो b डैश हमारा क्या हो जाएगा बेटा, माइनर एक्सिस हो जाएगा। b इक्वल्स टू 0 b और b डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 डैश b। तो ये हमारी क्या हो जाएगी माइनर एक्सिस हो जाएगी। b डैश इक्वल्स टू 2b इज माइनर एक्सिस कहलाएगी। ठीक है। द फोकस ऑफ द इलिप्स आप अभी देख ही लिए था, फोकस के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे AE, 0, तो ये फोकस हो गया AE, 0, देन द एस माइनर एक्सिस। ठीक है, दो फोकस इसके होंगे, सेकंड फोकस हो जाएगा उसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे -AE, 0। तो डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द इलिप्स हो जाएगी x इक्वल्स टू a अपॉन e, ये डायरेक्ट्रिक्स हो गई। और द इमेज, तो इसकी दो डायरेक्ट्रिक्स हो जाएंगी, इसकी इमेज क्या हो जाएगी, ये इसकी वैल्यू हो जाएगी x इक्वल्स टू -a अपॉन e। तो इस तरीके से ये डायरेक्ट्रिक्स भी हो गई। डबल ऑर्डिनेट क्या हो जाएगी, कोड पासिंग थ्रू द पॉइंट P, ये हमारे डबल ऑर्डिनेट करेगी। तो डबल ऑर्डिनेट ही हमारे मेजर एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, तो परपेंडिकुलर टू द मेजर एक्सिस हो जाएगी डबल ऑर्डिनेट हमारी ये। ठीक है, तो डबल ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट P। अब यही डबल ऑर्डिनेट अगर फोकस से पास कर जाएगी तो वो हमारा लेटस रेक्टम कहलाने लगती है। तो डबल ऑर्डिनेट परपेंडिकुलर, तो फोकल कॉर्ड, ए कॉर्ड ऑफ द इलिप्स पासिंग थ्रू द आइदर ऑफ द फोकी ऑफ द इलिप्स। फोकी मतलब सिंगल फोकस से की बात कर रहा है, तो एक फोकस से अगर पास हो रही है तो उसी को हम क्या बोलते हैं, फोकल कॉर्ड बोलते हैं। तो ये हमारी फोकल कॉर्ड कराएगी, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगी, यही हमारी फोकस से अगर पास हो गए तो ये परपेंडिकुलर मेजर एक्सिस टू द इलिप्स, यही फोकल कॉर्ड अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस की तरह हमारे काम करेगी तो ये प्रिंसिपल एक्सिस पे, यही हमारा क्या कहलाता है, लेटस रेक्टम। इसका लेंथ, इसकी कोऑर्डिनेट हम आगे चल के निकालेंगे कि क्या है, लेटस रेक्टम कहलाएगा एल एन एल डैश। तो यही हमारा क्या हो जाएगा एल एन डैश, और ये फोकस हो जाएंगे। ठीक है, इसका द लेंथ ऑफ, तो द लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम ऑफ द इलिप्स इज 2b² अपॉन a हमें निकालना है। तो एल एल डैश निकालना है हमें। ठीक है बेटा, तो फोकस के कोऑर्डिनेट तो हमें पता ही है s AE, 0 है। ठीक है, फोकस के कोऑर्डिनेट अगर पता है तो इसको हम L मान लेते हैं। ये हो गया AE, 0 हो गया, ये L हो गया, ये AE, 0 हो गया। तो इसके कोऑर्डिनेट फिलहाल के लिए हमारे पास क्या हो जाएंगे, AE, L, AE, L हो जाएंगे। और AE, L सेटिस्फाई करेगा किसको, इलिप्स को। इलिप्स में हम इसकी वैल्यू रख देंगे, तो L के कोऑर्डिनेट AE, L है, जो इस पे पॉइंट रखने पे AE, L, उससे हमको L की वैल्यू मिल जाएगी। L की वैल्यू मिल जाएगी पॉइंट, क्योंकि इस पे ही लाई कर रहा है ये L, तो इस पे सेटिस्फाई करेगा इलिप्स को। तो हम उस पर पॉइंट, तो हम देख लेते हैं कि L लाइज ऑन द इलिप्स। तो हम इसको, ये वाले पॉइंट हमने रख दिए, AE और L रख दिया। तो इससे हमारे पास वी नो दैट कि b² इक्वल्स टू a², 1 - e² होता ही है। तो हम उसका यूज करके यहाँ पे L² की वैल्यू b², तो L² की b की पावर 4, L² इक्वल्स टू b² अपॉन a हो जाएगा। तो L की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो SL हो गया हमारे पास क्या, b² अपॉन a। तो 2SL हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा वो बेटा 2b² अपॉन a। ये L² है तो ये L होगा, ना कि L² होगा। तो L की वैल्यू हो गई b² अपॉन a। तो 2SL की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, 2b² अपॉन a²। हम लोगों का जो बेटा, तो यहाँ से लेटस रेक्टम की जो हमारा आ गया, तो लेटस रेक्टम हमारा क्या आ गया यहाँ से कि LL डैश इक्वल्स टू 2SL, 2b² इक्वल्स टू a। तो ये हमारा लेटस रेक्टम की लेंथ आ गई, LL डैश इक्वल्स टू a। तो लेटस रेक्टम ही हमारी फोकल कॉर्ड कहलाती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर फोकल कॉर्ड है मतलब लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड से ही जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द फोकस जा रही है वही हमारी क्या कहलाएगी, लेटस रेक्टम कहलाएगी। तो L आउट लाइज ऑन इलिप्स है, तो इसलिए हमने इसको बड़े आसानी से इसके इक्वेशन निकाले। अब इसके अगर हम कोऑर्डिनेट बात करेंगे तो द कोऑर्डिनेट ऑफ द 4 एंड ऑफ द लेटस रेक्टम ऑफ द इलिप्स, तो क्या हो जाएगा जरा देख लेते हैं। तो एक तो हमारा हो जाएगा AE,
बी स्क्वायर अपॉन ए, दूसरा हो जाएगा ए माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए। इधर वाला अगर हम लेटेस्ट सेक्टम की बात करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस ए ई कॉमा बी स्क्वायर अपॉन ए, तो ये हो जाएगा माइनस ए ई कॉमा माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए। वैसे ये एल हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा ए ई कॉमा बी स्क्वायर अपॉन ए, और ये हो जाएगा ए ई कॉमा माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए। तो ये हमारे कोऑर्डिनेट आ जाएंगे लेटेस्ट रेक्टम के अलग अलग, तो जैसी जरूरत होगी हम उस हिसाब से यूज कर लेंगे। द लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम ऑफ एलिप्स 2a स्क्वायर अपॉन b हो जाएगा। जब a की वैल्यू लेस देन b होगी तब हमारा हो जाएगा 2a स्क्वायर अपॉन b, और जब a की वैल्यू b से ज्यादा होगी तो 2b स्क्वायर अपॉन a हो जाएगा। ठीक है। द कोऑर्डिनेट ऑफ द 4 इंट ऑफ द लेटेस्ट सेक्शन ऑफ द इलिप्स वेयर a इज, तो केस थोड़ा चेंज हो जाएगा इस इलिप्स के लिए, इलिप्स एल एल डैश हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारे पॉइंट आ जाएंगे, ए स्क्वायर अपॉन बी कॉमा बी हो जाएगा। अब वहाँ ए कॉमा समथिंग थे तो ये माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी कॉमा बी, L1 हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन बी कॉमा बी, और L1 डैश क्या हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी कॉमा बी। तो ये इलिप्स के लिए हमारा इक्वेशंस चेंज हो जाएंगी। द लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम ऑफ दिस वेयर a इज ग्रेटर, ये इसको बस चेक कर लीजिए, a इज ग्रेटर देन b इज ग्रेटर देन 0, तो वो क्या हो जाएगा 2b स्क्वायर अपॉन a, तो ये वाला b ऑप्शन सही हो जाएगा। इफ द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द कोऑर्डिनेट लेटेस्ट रेक्टम इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो माइनस ए कॉमा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो ये हो जाएगा ए अपॉन बी स्क्वायर अपॉन ए। इफ द स्टैंडर्ड फॉर्म द इलिप्स डायरेक्ट्रिक्स इज, तो डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगी x इक्वल्स टू a अपॉन e हो जाएगी। इफ द स्टैंडर्ड ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द फोकी यानी एस एस डैश, तो दो डिस्टेंस क्या हो जाएगी, एक इधर होती है ए कॉमा 0, उधर होती है माइनस, तो 2a हो जाएगी डिस्टेंस, तो हमारे डिस्टेंस ऑफ फोकी क्या आ जाएगी 2a आ जाएगी। ठीक है। तो वेरियस फॉर्म ऑफ द इलिप्स, तो वेरियस फॉर्म ऑफ द इलिप्स अभी हमने क्या कहा था कि हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस के साथ हमने इलिप्स की इक्वेशन देखी थी, तो अब y के साथ क्या होगी इलिप्स की इक्वेशन, तो उसको देख लेते हैं। तो वेरियस फॉर्म ऑफ इलिप्स वेयर a इज ग्रेटर देन 0, तो एक तो इलिप्स की इक्वेशन ये है, उसके सेंटर वर्टेक्स हम निकाल लेंगे, फोकी ये तो अभी हमने देखा है। तो क्या है, ये एक है जहां पर a इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू b ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, तो सेंटर ये c है जिसके कोऑर्डिनेट क्या है बेटा 0, 0 हो जाएंगे। वर्टिसेस आर a, 0 a डैश माइनस a, 0, फोकी आर s a, 0 एंड s डैश इक्वल्स टू माइनस a, 0, तो ये फोकस हो जाएंगे इस तरीके से। और इसेंट्रिसिटी E की वैल्यू क्या हो जाएगी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स x इक्वल्स टू प्लस माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, a अपॉन प्लस माइनस ए ही आ जाएगी सेंट्रिसिटी। ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस हो जाएगी, मेजर एक्सिस की इक्वेशन y इक्वल्स टू 0, माइनर एक्सिस की x इक्वल्स टू 0 हो जाएगी। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम हो जाएगा 2b स्क्वायर इक्वल्स टू a, तो ये हमारे पास उसके लिए आ जाएगा। अब ये वाला केस ले लेते हैं, सेकंड केस, जब a की वैल्यू b से छोटी होगी तो 0 लेस देन इक्वल्स टू a लेस देन इक्वल्स टू b। आपके एनसीईआरटी में y को ही चेंज कर दिया गया है, तो वो एनसीईआरटी के हिसाब से पढ़ना है तो उसको भी उसमें हम देख लेते हैं कि कौन सा बड़ा होता है, उस हिसाब से एक्सेस को चूज करते हैं। यहाँ पर उसने इक्वेशन को ना चेंज करके a और b से हमको बता रहा है कि क्या चीज बड़ी है रिजल्ट। तो यहाँ पर a की वैल्यू देख ली, तो अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं नेक्स्ट वाली इक्वेशन क्या होगी। तो अब जो पार्ट है हमारा क्या है, वो 0 लेस देन इक्वल्स टू a लेस देन इक्वल्स टू b है, तो x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल्स टू 1 है। तो उस चीज को हम जरा देखें, तो वेयर, तो ये अब इलिप्स हमारा अब यहाँ पर चेंज हो जाएगा, क्योंकि अब जो मेजर एक्सिस होगा वो y एक्सिस की तरह हो जाएगा, और फोकस, तो यहाँ पर सेंटर क्या है 0, 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर जो फोकस के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे वो 0, BE और 0, माइनस BE हो जाएंगे। ये जो इसका हो जाएगा ये हो जाएगा 0, B, और यहाँ पर इसके जो मेजर एक्सिस की तरह काम करेगा वो B डैश हो जाएगा, लाइज ऑन y एक्सिस, फोकी इसका 0, BE हो जाएगा।
और 0 कॉमा माइनस बी हो जाएगा, ये इसका फोकी हो जाएगा। इस तरीके से एसेंट्रिसिटी इसकी ई इक्वल्स टू अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, या बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस ई स्क्वायर की तरह हम देखेंगे। तो इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स, अब डायरेक्ट्रिक्स एक ये हो जाएगी और एक ये हो जाएगी कि ये डिस्टेंस जो हो जाएगी वो बी अपॉन ई हो जाएगी। तो y इक्वल्स टू बी अपॉन ई हो जाएगी, ये y इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ई हो जाएगी। इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस x इक्वल्स टू 0, इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सिस आपकी हो जाएगी y इक्वल्स टू 0। तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम यहाँ चेंज होकर 2a स्क्वायर अपॉन b हो जाएगा, यहाँ लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। तो अगर हम क्या कर रहे हैं कि अगर हमारे सेंटर के कोऑर्डिनेट ओरिजिन से बाहर चले जा रहे हैं, यानी कि उसके कोऑर्डिनेट h, k हो जा रहे हैं, तब इलिप्स की इक्वेशन क्या हो जाएगी, x माइनस एच का स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस y माइनस के का स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर टू वेयर ए बी इज ग्रेटर, ए ग्रेटर देन बी है। तो ये बनेगा तो x एक्सिस के ही अराउंड, मतलब हॉरिजॉन्टली बन रहा है। तो मेजर एक्सिस तो उसकी वही ये हो जाएगी a एंड a डैश। तो यहाँ से सेंटर हो जाएगा सी एच कॉमा के, तो यहाँ से कुछ तो सेंट्रिसिटी तो ई इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन फोकी में डिस्टेंस में क्या आ जाएगा, जहाँ 0 ए ई कॉमा 0 तो वहाँ एच प्लस ए हो जाएगा और 0 की जगह के हो जाएगा, क्योंकि शिफ्टिंग हो रही है यहाँ पर। ओरिजिन जो हमारा अभी लिफ्ट था वो ओरिजिन, उसका सेंटर ओरिजिन था, तो शिफ्टिंग हो गई है, एच कॉमा की अब सेंटर हो गया है, तो इसलिए कोऑर्डिनेट्स भी चेंज हो जाएंगे। तो फोकस के कोऑर्डिनेट ये हो जाएंगे, ठीक है। तो वर्टिसेस भी चेंज हो जाएगी, जहां वर्टिसेस वहां पे a कॉमा 0 थी, यहाँ पे h कॉमा a कॉमा k हो जाएगी, ठीक है। h कॉमा माइनस a कॉमा k हो जाएगी। तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम सेम रहेगा, 2b स्क्वायर अपॉन a ही रहेगा, और इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स भी थोड़ी सी h प्लस a अपॉन e हो जाएगी। तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 2a है, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस y इक्वल्स टू k हो जाएगी, लेंथ ऑफ द माइनर एक्सिस तो 2b, इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस ऑफ y इक्वल्स टू k हो जाएगी, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस 2 इक्वल्स टू b हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सिस जहाँ x इक्वल्स टू 0 थी ओरिजिन, ये x इक्वल्स टू h हो जाएगी। तो इस तरीके से चीजें चेंज हो जाएंगी। यहाँ पर भी अब देखिए सेंटर अगर चेंज हो रहे हैं y एक्सेस वाले अलाउंग के थ्रू, तो h कॉमा k हो जाएगा। तो यहाँ पर भी सेंट्रिसिटी तो सेम ही रहेगी, वर्टेसेस सब चेंज हो जाएंगे, h कॉमा b प्लस k हो जाएगा, h कॉमा k माइनस b। तो शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन हुई है, तो इसलिए सारे हमारे कोऑर्डिनेट्स चेंज हो जाएंगे। फोकी भी h कॉमा k प्लस b हो जाएगा, तो ये सब s डेट h कॉमा k माइनस b हो जाएगा। डायरेक्ट्रिक्स चेंज हो जाएगी हमारी, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम तो सेम 2a स्क्वायर अपॉन b रहेगी, इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम चेंज होके y इक्वल्स टू k प्लस माइनस b हो जाएगी, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 2b हो जाएगा, और इक्वेशन ऑफ द मेजर एक्सिस x इक्वल्स टू h हो जाएगा, ठीक है। और उसी प्रकार लेंथ ऑफ द माइनर एक्सिस हमारा क्या है, 2a हो जाएगा, और इक्वेशन ऑफ द माइनर एक्सिस क्या हो जाएगा, y इक्वल्स टू k हो जाएगा। तो इस तरीके से चीजें चेंज हो जाएंगी, ठीक है। फोकी ऑफ द इलिप्स आर a, 0 माइनस a, 0। तो SP अपॉन PM की वैल्यू हुई है, तो S डैश P अपॉन PM डैश की वैल्यू भी E हो जाएगी इस तरीके से, यानी दो अलग अलग फोकी हैं। तो फोकी PS है और ये PS डैश है, तो यहाँ से SP अपॉन PM लेंगे या S डैश P अपॉन PM डैश ले लेंगे, PM डैश। तो लेट Z बी द पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स इन मेजर एक्सिस। तो MM डैश Z डैश इक्वल्स टू CZ हो जाएगा। तो इस तरीके से SP EPM, ठीक है। तो SP प्लस S डैश P, SP प्लस S डैश P की वैल्यू मेजर एक्सिस 2a के इक्वल आ जाएगी। फॉर द इलिप्स x स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, तो द फोकी की डिस्टेंस हमारे पास क्या हो जाएगी, 2BEA हो जाएगी, जहां b की वैल्यू a से बड़ी है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2BE आंसर हो जाएगा। अगर a की बड़ी होती है तो 2AE आ जाता है। The ellipse is इतना distance where b is greater than a, distance between the directrix
जेड डैश डैश क्या हो जाएगी, यहाँ उल्टा हो जाएगा, 2b अपॉन ई हो जाएगी, 2b अपॉन ई, उसमें 2a अपॉन ई थी। ठीक है, पोजीशन ऑफ ए पॉइंट, टेंजेंट एंड नॉर्मल। तो पोजीशन ऑफ ए पॉइंट निकालना है, टेंजेंट एंड नॉर्मल की। अब यहाँ से टेंजेंट और नॉर्मल की बात कर लेते हैं कि कैसे टेंजेंट और नॉर्मल को हम लोग निकालेंगे। तो पोजीशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल नोटेशंस क्या है, द फॉलोइंग नोटेशन विल बी अडॉप्टेड। ठीक है, द इक्वेशन ऑफ इलिप्स मान लेते हैं s इक्वल्स टू 0, तो इसको ये हम इलिप्स की इक्वेशन ले रहे हैं s इक्वल्स टू 0 की। तो वो इलिप्स इक्वेशन एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस 1, कोई भी एक इलिप्स ले लेते हैं। तो यहाँ से हमें s1 निकालना है, यानी टेंजेंट क्या हो जाएगी हमारी, s1 x1 कॉमा x1 अपॉन ए स्क्वायर वाई y1 अपॉन बी स्क्वायर माइनस 1। तो s1 तो s11 की वैल्यू हो जाएगी, यानी फिर से पॉइंट रखेंगे तो x1 स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर y1 स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू -1 हो जाएगा। तो s12 क्या हो जाएगा, x12। तो ये अलग अलग नोटेशन है, s को हम इससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, x1 इससे बोल रहे हैं, s11 हम इसको बोल रहे हैं, और s12 x1 अपॉन x2 a स्क्वायर y1 अपॉन y2 b स्क्वायर -1। ठीक है, तो px, b is a point of the plane and s be a ellipse। तो p lies on the ellipse, अगर p ellipse पे लाई कर रहा है तो s11 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि p लाई कर रहा है तो इसको सेटिस्फाई करेगा उस पॉइंट। p इनसाइड द लाइन है तो s11 लेस देन 0 हो जाएगा अगर p अंदर है, और अगर p आउटसाइड दी है तो s11 की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो जाएगी। ये शो कर रहा है P के अलग अलग पॉइंट, जो है हमारा पॉइंट की पोजीशन के अनुसार, लाइज ऑन द इलिप्स s11 0 हो जाएगा, इनसाइड द इलिप्स s11 लेस देन 0 हो जाएगा, आउटसाइड द इलिप्स s11 ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। तो ये पॉइंट की अलग अलग पोजीशन। तो s की वैल्यू तो हमको s क्या दे रखा है, s इलिप्स की जो इक्वेशन है वो दे रखी है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर -1 इक्वल्स टू 0 बी द गिवन इलिप्स। ठीक है, तो यहां से जो हमारी इक्वेशन निकल रही है, यहां से जो हम निकाल रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, 2x अपॉन ए स्क्वायर डिफ्रेंशिएट कर लें तो इसका हमको वो मिल जाएगा, स्लोप है, तो 2x अपॉन ए स्क्वायर 2y अपॉन बी स्क्वायर dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से जो dy बाई डी एक्स की वैल्यू आई है वो ये आ रही है, माइनस बी स्क्वायर अपॉन एक्स अपॉन ए स्क्वायर अपॉन वाई। ठीक है, तो द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट ऑफ द इलिप्स एट पी एक्स कॉमा वाई इज s1। तो अगर हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है इलिप्स की s इक्वल्स टू 0 एट पी x1 कॉमा y1 में, तो वही हमने क्या किया कि पूरा इसको डिफरेंशिएट किया और dy बाई डी एक्स स्लोप ऑफ टेंजेंट हमने निकाल ली। तो अब हम क्या निकालेंगे, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गई, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो द स्लोप ऑफ द टेंजेंट हमारी क्या है, p इक्वल्स टू dy बाई डी एक्स एक्स पी, ये हो गया। द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, तो स्लोप पता है, पॉइंट पता है, तो y माइनस y1 m x माइनस x1 से हमने ये इक्वेशन निकाली। तो इस तरीके से b1 स्क्वायर अपॉन x1 स्क्वायर आ गया, तो डिवाइड बोथ साइड इससे, तो ये हमारा x1 अपॉन ए स्क्वायर y1 अपॉन बी स्क्वायर x1 अपॉन बी स्क्वायर। तो s11 तो s1 की वैल्यू 0 होगी अगर p x1 y1 लाइज ऑन द, तो ये 0 हो जाएगा अगर ये लाइज ऑन द इलिप्स होगा, तो s1 भी हमारा क्या हो जाएगा, 0 के इक्वेशन के बराबर आ जाएगा। तो हमारे पास क्या था, इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल ऑफ द इलिप्स एट पी एक्स कॉमा, तो नॉर्मल की इक्वेशन बेटा ये हो जाएगी ए स्क्वायर अपॉन एक्स अपॉन x1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन वाई अपॉन y1 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आई है इक्वल्स टू 0 एट पी, तो वो ये आई है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब जो इसका स्लोप आया था माइनस x1 अपॉन a1 स्क्वायर y1 अपॉन b1 स्क्वायर, तो नॉर्मल क्या होती है, परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट होती, तो m1 m2 माइनस 1 से, यानी कि हम उसका स्लोप निकाल लेंगे। तो ये हमारा स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा, y1 अपॉन बी स्क्वायर, तो ये हमारा स्लोप ऑफ नॉर्मल हो जाएगा। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल हमारा क्या हो जाएगा, y1 अपॉन बी स्क्वायर अपॉन x1 अपॉन ए। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल s इक्वल्स टू 0 y माइनस y1, इस तरीके से हम रख के पुट कर लेंगे, तो हमारा स्लोप ऑफ द नॉर्मल निकाल लेंगे हम।
मल्टीप्लाई बाई दिस, तो ये हमारी सॉल्व होते होते है ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ये हमारी आ जाएगी ए स्क्वायर अपॉन एक्स वन माइनस बी स्क्वायर अपॉन वाई वन इक्वल टू ए स्क्वायर। तो ये नॉर्मल की इक्वेशन एक्स वन अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई वन अपॉन बी स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू जीरो, ये हमारी टेंजेंट की इक्वेशन थी। तो अगर टेंजेंट पता है तो नॉर्मल निकालने में कोई इतनी दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो द कंडीशन ऑफ द लाइन y इक्वल टू mx प्लस c मे बी टेंजेंट टू द इलिप्स दिस इज। तो ये कंडीशन याद रखिए, अगर कोई लाइन टेंजेंट होती है किसी इलिप्स में तो वहां पे ये रिलेशन आएगा सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो डायरेक्ट इसका यूज करके हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। इफ लाइन इज ए टेंजेंट बोल रहा तो सीधा यहाँ से सी ए एम और बी, तो उसमें तीन चीजें दी होंगी, एक चीज अंदर से स्लोप निकालने को आ जाएगा, तो सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो सी जो है लाइन का हो जाएगा, ए और बी आपके एलिप्स के हो जाएंगे, एम भी आपका लाइन का हो जाएगा। तो लाइन अगर पता है तो स्लोप पता चल जाएगा, स्लोप पता है सी पता चल, उससे ए और बी में अगर कोई अननोन होगा तो आपको पता चल जाएगा। कोई रिलेशन निकालना होगा तो आप निकाल सकते हैं। तो उसको कैसे देखिए किया गया है, तो गिवन लाइन ये हो गई, तो ये अगर लाइन टच कर रही है तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट द टेंजेंट ऑफ द इलिप्स की तरह काम करेगी। तो पी एक्स बी द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट होगा। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ये एक्स एक्स वन माइनस ए स्क्वायर प्लस वाई वाई वन अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस वन इक्वल्स टू जीरो हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो एक्स वन अपॉन ए स्क्वायर अपॉन वाई वाई वन स्क्वायर क्रॉस सेक्शन से हम एक्स वन की वैल्यू निकाल लेंगे तो माइनस ए स्क्वायर अपॉन एम अपॉन सी आ जाएगी और वाई वन की वैल्यू आ जाएगी। तो P लाइज ऑन द लाइन दिस वाई वन इक्वल्स टू वाई एक्स वन, तो बी स्क्वायर अपॉन सी की वैल्यू हमने इस तरीके से पुट की, तो ये हमारी वैल्यू का रिलेशन आ गया सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इस तरीके से हम हाइपरबोला के इक्वेशंस में ये देख लेते हैं कि कोई लाइन एज ए टेंजेंट अगर काम कर रही है तो क्या रिलेशन होगा। तो वो रिलेशन बस इस पर ज्यादा फोकस कीजिए, सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मैंने प्रूफ इसलिए दिखा दिया है स्लाइड्स में ताकि आपको पता चले कि किस तरीके से ये वैल्यू आ रही है। मेन आपका काम केवल इतना याद रखना है क्योंकि आपको तो क्वेश्चन सॉल्व करना है, प्रूफ नहीं करना है। सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये लाइन की इक्वेशन है एम एक्स माइनस वाई प्लस सी, ये हो गई टेंजेंट की इक्वेशन। तो ये ध्यान रखिए द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट दिस मे बी टेकन, ठीक है, स्लोप फॉर्म। अगर तो सी की जो वैल्यू आ गई, तो यानी लाइन की इक्वेशन सी की जगह ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रखे हम, तो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट यानी इनका जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा वो क्या हो जाएगा, जहां सी की वैल्यू ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, तो माइनस ए स्क्वायर अपॉन एम बाई सी कॉमा बी स्क्वायर अपॉन सी हो जाएगा। ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट हो जाएगा लिस्ट का, वो क्या हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर अपॉन एम अपॉन सी कॉमा बी स्क्वायर अपॉन सी, वेयर सी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट की तरह हमने इसको कर लेंगे, ठीक है। टू टेंजेंट कैन बी ड्रॉन टू एन इलिप्स फ्रॉम इट। अब दो टेंजेंट है, अगर इलिप्स के एक्सटर्नल कोई पॉइंट है तो ये दो टेंजेंट्स को इस तरीके से रिप्रेजेंट करेगा, या यहाँ कहीं पॉइंट हो सकता है, इस तरीके से टेंजेंट जाएगा, यहाँ कहीं होगा तो इस तरीके से दो टेंजेंट बनेंगी, यहाँ कहीं पॉइंट होगा तो इस तरीके से एक्सटर्नल पॉइंट के थ्रू टेंजेंट हमें निकालना है किसी इलिप्स की इक्वेशन का। तो कम से कम दो टेंजेंट बनती है। द कंडीशन ऑफ द लाइन y इक्वल्स टू mx में बी द टेंजेंट ऑफ टू द इलिप्स। तो क्या कंडीशन है, तो ये क्वेश्चन सही होगा, सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये होना चाहिए, ठीक है। तो ऑक्सिलरी सर्कल एंड द कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट। तो ऑक्सिलरी सर्कल क्या होता है, एंड कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट से क्वेश्चन आते हैं। तो ऑक्सिलरी सर्कल एंड कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट। तो ऑक्सिलरी सर्कल क्या है, ऑक्सिलरी सर्कल हमारा क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन जरूर आएंगे। तो ऑक्सिलरी सर्कल देख लीजिए क्या है। तो जहां जहां से भी हमारा एक्सटर्नल पॉइंट से बनेगा जो भी है, तो ऑक्सिलरी सर्कल क्या होता है, फोकस से और से पास होने वाली लाइन और एक टेंजेंट्स का कट पॉइंट, इधर से भी फोकस से पास होने वाली लाइन, तो उनको मिलाने से जो
वर्टिसेस को, जो हमारे वर्टिसेस को टच करते हुए जो सर्कल बन रहा है वही हमारे क्या होगा, द फीट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द आइदर ऑफ द फोकी टू द टेंजेंट, यानी कि जो टेंजेंट पर परपेंडिकुलर जो हम डाल रहे हैं फोकस से, ठीक है, इन ऑन द इलिप्स s इक्वल्स टू 0 लाइज ऑन द सर्कल, अगर वो किसी सर्कल पे लाई कर रहे हैं, सर्कल एंड कोसेंट्रिक विथ सर्कल यानी सर्कल का सेंटर और इलिप्स का सेंटर सेम है, तो दिस सर्किल इज कॉल्ड ऑक्सिलरी सर्कल। तो ये ऑक्सिलरी सर्कल की डिफिनीशन है कि अगर कोई दो टेंजेंट्स हैं, उसके फोकस से अगर टेंजेंट पर कोई परपेंडिकुलर डाला जा रहा है और वो परपेंडिकुलर जहां जिस पॉइंट से डाले जा रहे हैं, जिस जो फुट है उस परपेंडिकुलर का, वो सर्कल पे हो और सर्कल को सेंट्रिक हो विथ इलिप्स, तो इस टाइप के सर्कल को हम ऑक्सिलरी सर्कल बोलते हैं। इस टाइप के सर्कल को क्या बोलेंगे हम? ऑक्सिलरी सर्कल। तो ये बहुत ऑक्सिलरी सर्कल की डिफिनीशन ही अगर नहीं पता होगी तो क्वेश्चन आप कैसे कर लोगे, तो इसलिए ये समझ लीजिए ऑक्सिलरी सर्कल इस तरीके से। तो पूरा खेल टेंजेंट और कॉर्ड का है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। तो ये हो जाएगा हमारा ऑक्सिलरी सर्कल। अब कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट क्या है? द लाइन जॉइनिंग पॉइंट। तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट समझ लीजिए क्या है। तो किसी एक्सटर्नल पॉइंट पर इलिप्स पर दो टेंजेंट डाली जाती हैं और वो दोनों टेंजेंट को मिलाने वाली जो लाइन है वही हमारी क्या कहलाएगी? कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट। तो ये जो लाइन है जो इलिप्स से होकर पास होगी, यही हमारी क्या कहलाएगी? तो द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ द टेंजेंट of an ellipse drawn from external point P is called chord of contact with respect ellipse s equals। तो ये हमारी क्या कहलाएगी? chord of contact कहलाएगी। तो ये ध्यान रखिएगा, जो लाइन ज्वाइन करेगी, तो the equation of the chord of contact of P point x1 with the respect to the ellipse s equals to 0 is s1 equals to 0। s1 रखने मतलब इस पॉइंट को रखा। तो the equation of the chord of the ellipse s having its midpoint is s1 equals to s11। अगर इसका कोई मिड पॉइंट होगा तो s1 equals to क्या हो जाएगा? s11, यानी वो मिड पॉइंट भी रख के हम निकाल लेंगे s11। The equation of the pair of tangent to the ellipse s equals to 0 from point इतना, तो वो क्या हो जाएगा? s1 square equals to s dot s11, where s is the ellipse equation, S1 is the equation of that point, that tangent का square equals to S11। ये ध्यान रखना। तो इस तरीके से ये तीनों लाइंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कि अब ये देख लीजिए डायरेक्टर सर्कल क्या होता है। तो डायरेक्टर सर्कल है, दो परपेंडिकुलर टेंजेंट है, ठीक है, दोनों साइड से हम देख लेंगे। तो दो परपेंडिकुलर अगर टेंजेंट हैं इलिप्स में, जिनके बीच ये दोनों टेंजेंट जो हैं परपेंडिकुलर हैं और ये जिस पॉइंट पर कट कर रही हैं उनसे पास होने वाला सर्कल, द पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट ऑफ ए इलिप्स एस लाइज ऑन अ सर्कल कोसेंट्रिक विथ इलिप्स, यानी ये जो सर्कल है कोसेंट्रिक हो किससे? इलिप्स के सेंटर से। तो इस सर्कल को हम डायरेक्टर सर्कल बोलते हैं, यानी ये सर्कल हमारे क्या कहलाएगा? डायरेक्टर सर्कल कहलाएगा। तो इसकी भी अपनी इक्वेशन निकालने को आ जाती है, तो डायरेक्टर सर्कल हो जाएगा। तो सर्कल जो चैप्टर है मैंने इसीलिए उसमें डायरेक्टर सर्कल, ऑक्सिलरी सर्कल अलग अलग कोनिक सेक्शन के लिए बताया था, वो आपको करना है। तो ये हमारा डायरेक्टर सर्कल हो जाएगा। इसेंट्रिक एंगल क्या है इसको देख लीजिए। इसेंट्रिक एंगल क्या है? तो इससे भी क्वेश्चन आता है इसेंट्रिक एंगल से। तो लेट पी एक्स कॉमा वाई बी ए पॉइंट, जो पी एक्स कॉमा वाई पॉइंट है जो इलिप्स के अंदर है, विथ सेंटर सी, लेट एन बी द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ऑन द मेजर एक्सिस। ठीक है, इस पर एक परपेंडिकुलर डाला गया है मेजर एक्सिस का। लेट एन पी मीट्स एन ऑक्सिलरी सर्कल, तो ऑक्सिलरी सर्कल आपको पता ही है, एट पी डैश। तो एन सी पी डैश इज कॉल्ड इसेंट्रिक एंगल ऑफ पी, यानी कि ऑक्सिलरी सर्कल और इलिप्स पर जो वो पॉइंट है मूविंग पॉइंट से डाला गया परपेंडिकुलर, वो जहां पर मिलते हैं उनसे बनने वाला जो एंगल है विद द मेजर एक्सिस
is called the eccentric angle of P and P dash called the corresponding point of P। तो ये हमारा eccentric angle की definition हो जाएगी। पैरामीट्रिक इक्वेशंस क्या है देख लेते हैं। if Px, y, if Px, y is a ellipse on the ellipse x equals to a cos theta, तो ये हमारा ellipse के लिए पैरामीट्रिक इक्वेशन है कि if Px, y is a point on the ellipse then x equals to a cos theta, y equals to b sin theta हो जाएगा, where theta is eccentric angle of P। तो eccentric angle हो जाएगा तो उसकी पैरामीट्रिक इक्वेशंस ellipse की क्या होंगी, वो उगाएगी x equals to a cos theta, y equals to b sin theta, where b is a eccentric angle, where theta is a eccentric angle of, eccentric angle आपको बता ही दिया है कि ऑक्सिलरी सर्कल और, तो अब इलिप्स में बेटा जो पैरामीट्रिक इक्वेशन है क्या होती है, इफ Pxy is a point of the ellipse that then x equals to a cos theta, y equals to b sin theta, where theta is the eccentric angle of P, then the equation of x equals to a cos theta and x equals to a cos theta, x equals to a cos theta and y equals to b sin theta, where theta is the eccentric angle of P। The equation x a cos theta b sin का कार्ड पैरामीट्रिक इक्वेशन। तो a cos theta b cos theta, तो आपको इससे पहले वाली स्लाइड में बता ही दिया था कि ये जो आपका एंगल है सेंट्रिक एंगल जिसे हम बोल रहे हैं, तो सेंट्रिक एंगल आपका हम लोगों ने बताया था क्या होता है, तो ये हमने एक्सेंट्रिक एंगल आपको बताया था। तो ये जो सेंट्रिक एंगल क्या था कि जो हमारी ऑक्सिलरी सर्कल पे जो परपेंडिकुलर हम जो उस पर डाल रहे हैं एक्सेस पे, तो एंड बी द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ऑन द मेजर एक्सेस मीट ऑक्सिलरी सेक्शन एट P डैश। तो यही हमारा जो एंगल यहाँ पे बनता है ये वाला, यही हमने बताया था सेंट्रिक एंगल, ठीक है। तो ये हमारा पैरामीट्रिक इक्वेशन में सेंट्रिक एंगल अगर दे रखा है थीटा, तो जो अब एंगल जो दे रखा है थीटा सेंट्रिक एंगल, तब हमारी पैरामीट्रिक इक्वेशन हो जाएगा x इक्वल्स टू a cos थीटा एंड y इक्वल्स टू b sin थीटा। द पॉइंट P a cos थीटा b sin थीटा इज सिंपली डिनोटेड बाय p थीटा, वेयर थीटा इज 0 to less than equals to 360 डिग्री। तो थ्योरम क्या है, द इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ द सेंट्रिक एंडिंग अल्फा ऑन बीटा, द इलिप्स x इक्वल्स टू 0। तो इलिप्स हमारा क्या हो जाएगा, x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, ये इलिप्स हो जाएगा। तो यहाँ पर इक्वेशन ऑफ कॉर्ड जॉइनिंग क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी, क्या हो जाएगी, x अपॉन a cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2, y अपॉन b sin अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इज इक्वल्स टू cos अल्फा माइनस बीटा बाई 2। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, द इक्वेशन ऑफ कॉर्ड हो जाएगी। तो ये एलिप्स क्या हो जाएगा, अल्फा एंड बीटा ऑन द एलिप्स x इक्वल्स टू 0, x अपॉन a cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2, y अपॉन b sin अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इक्वल्स टू cos अल्फा माइनस बीटा बाई 2। ये हमारा क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड जॉइनिंग हो जाएगी, ठीक है। द पॉइंट ऑफ कॉर्ड जॉइनिंग ये हो जाएगी। तो b sin अल्फा माइनस b sin बीटा, a cos अल्फा माइनस b sin थीटा हम लोग निकाल लेंगे द गिवन पॉइंट। ये हमारे पॉइंट हो जाएंगे पैरामीट्रिक p और q के लिए। तो स्लोप निकाल लेंगे, p q का स्लोप जो निकाल लेंगे, तो इस तरीके से हम सॉल्व करते चले जाएंगे p q और p q p का स्लोप निकाल के, और फिर लाइन की इक्वेशन बना देंगे इस तरीके से p q की इक्वेशन ऑफ द लाइन p q। इक्वेशन ऑफ लाइन पी क्यू के बाद हम लोग देखते हैं, तो जो रिजल्ट इस तरीके से सॉल्व होता है y माइनस बी बी साइन बीटा, तो ये सॉल्व होके हमारे पास पूरी इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी। इस तरीके से सॉल्व करते चले जाएंगे बेटा, ठीक है। तो पैरामीट्रिक इक्वेशन जो है जो हमारे पास आ जाएगी वो x a cos, ये वाला फार्मूला यूज किया है इसमें, और तो ये हमारी इक्वेशन ऑफ कॉर्ड लास्ट में जब सॉल्व करके निकाल लेंगे तो क्या बचेगी, x अपॉन a cos अल्फा प्लस बीटा, y अपॉन b sin अल्फा प्लस बीटा बाई 2 cos अल्फा माइनस बीटा बाई 2। तो डायरेक्ट अल्फा बीटा जो
हमारे सेंट्रिक एंगल के जो दे रखे हैं उसको हम यूज करके सीधा सीधा कॉर्ड ऑफ इक्वेशन ऑफ कॉर्ड निकाल देंगे। x अपॉन ए cos अल्फा प्लस बीटा बाई टू प्लस y अपॉन बी साइन अल्फा प्लस बीटा बाई टू इक्वल्स टू cos अल्फा माइनस बीटा बाई टू। ठीक है, अब ये हमारा क्या बेटा है, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एट पी थीटा ऑन द एलिप्स s इक्वल्स टू 0 x अपॉन ए cos थीटा y अपॉन b sin थीटा। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगी, किस पर पूछ रहा है, एलिप्स पे पूछा, तो पैरामीट्रिक इक्वेशन के रूप में उसने निकाले थे x x1। अभी हम लोगों ने क्या निकाला, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट थी x x1 अपॉन ए प्लस y y1 अपॉन b स्क्वायर इक्वल्स टू क्या था हमारा 1। तो सेम चीज क्या हो जाएगी, अब हमने x1 की वैल्यू ले ली है a cos थीटा, y1 की वैल्यू ले ली है b sin थीटा। तो उसी की वजह से हमारा जब इक्वेशन ऑफ पैरामीट्रिक फॉर्म में क्या हो जाएगी, x अपॉन a cos थीटा प्लस y अपॉन b sin थीटा हो जाएगा। उसका ये प्रूफ दे रखा है कि गिवन पॉइंट है a cos थीटा b sin थीटा, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट p हो जाएगी s1 0। एलिप्स ये है, वो पॉइंट ये वाले पॉइंट रख देंगे एलिप्स में, तो x x1 अपॉन y y1 अपॉन a, तो x1 की वैल्यू a cos थीटा रख देंगे, y1 की वैल्यू b sin थीटा रख देंगे। तो सिर्फ हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, x अपॉन a cos थीटा अपॉन स्क्वायर y अपॉन b sin थीटा अपॉन -1 इक्वल्स टू, तो a से a कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारी इक्वेशन ऑफ पैरामीट्रिक फॉर्म में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकल आएगी, x अपॉन a cos थीटा। ठीक है, द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल क्या हो जाएगी, s इक्वल्स टू 0। सेम वही चीज वहां पर भी करेंगे, x1 की वैल्यू a cos थीटा, ax cos थीटा माइनस by sin थीटा इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है, हम उसको भी निकाल देंगे। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट a क्या हो जाएगा, pa cos थीटा कॉमा b sin थीटा इज x अपॉन a cos थीटा y अपॉन b sin थीटा। ये हमारी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है। तो अब हम इससे क्या करेंगे, इससे हम इसका वो निकाल लेंगे, स्लोप निकाल लेंगे, स्लोप से हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट क्या आ जाएगा, माइनस cos थीटा अपॉन a टू sin थीटा अपॉन b, तो b cos थीटा a sin थीटा, ये हमारा स्लोप आ जाएगा। ठीक है, स्लोप ऑफ टेंजेंट को y इक्वल्स टू में निकालेंगे, तो स्लोप हमारा x के टर्म में जो भी आ जाएगा वो आ जाएगा माइनस b cos थीटा अपॉन a sin थीटा, ये स्लोप आ गया। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा, माइनस dy बाई dx करते हैं हम 1 अपॉन में, तो a sin थीटा अपॉन p cos थीटा हो जाएगा। ठीक है, 1 अपॉन माइनस dy तो माइनस माइनस लग जाएगा, a sin थीटा ऊपर आ जाएगा, b cos थीटा नीचे हो जाएगा। तो ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हो जाएगी। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट p क्या हो जाएगा, y माइनस y1 इक्वल्स टू m x माइनस x1। ये पॉइंट गिवन है, स्लोप हमने निकाल ही लिया, पॉइंट हमारे हो गए a cos थीटा b sin थीटा, तो हम क्या निकाल लेंगे, y माइनस b sin थीटा। स्लोप हमने क्या निकाला था, स्लोप अभी हमने ये पीछे निकाला ही है इसका, तो स्लोप हमारा क्या आ गया है, स्लोप है हमारा, स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या है, a sin थीटा अपॉन b cos थीटा। तो स्लोप है हमारा a cos थीटा, a sin थीटा अपॉन b cos थीटा, ये स्लोप हो गया, और x माइनस a cos थीटा। तो ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हमारी हो जाएगी इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ से हम सॉल्व कर लेंगे, तो जो हमें इक्वेशन चाहिए होगी a sin थीटा अपॉन b cos थीटा, x माइनस a cos थीटा आ गया। ठीक है, तो टेक दिस वैल्यू टू द LHS एंड मल्टीप्लाई। तो बस इसको सॉल्व करते चले जाएंगे, सॉल्व करने के बाद जो भी हमारी इक्वेशन आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, ये हमारी इक्वेशन आ जाएगी। इसको सॉल्व करेंगे तो ax अपॉन cos थीटा माइनस by अपॉन sin थीटा इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस b। तो मेन तो आपको ये इस प्रूवमेंट से आपको कोई मतलब है नहीं, जो करना है आपको ये करना है, a cos थीटा ax अपॉन cos थीटा, बस ये याद रखिए नॉर्मल का। तो करने का तरीका बता दिए किस तरह निकाला है, तो ax अपॉन cos थीटा माइनस by अपॉन sin थीटा इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये हमारा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ जाएगी। तो ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ जाएगी। Four normal can be drawn from the any point of the ellipse and the sum of the eccentric angle of their feet is an odd multiple of 5। तो एक नोट है कि अगर फोर नॉर्मल्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट, अगर 4 नॉर्मल्स इसी पॉइंट से हम एलिप्स पर डाल रहे हैं, एंड द सम ऑफ द एसेंट्रिक एंगल ऑफ देयर फीट इज एन ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, तो ये पाई से मल्टीपल हो जाएगा। तो ये पूरा थ्योरेटिकल स्ट्रक्चर था अभी हम लोगों ने जो किया, पूरा जो ये जो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है
तो जो थ्योरेटिकल हमारा जो पूरा स्ट्रक्चर था ये हमने इसमें कवर कर दिया है, ताकि आपको पूरी थ्योरी एक लाइन पे पूरी समझ में आ जाए। अब मैं 2024 के क्वेश्चन आपको सॉल्व कराऊंगा, तो उससे आपको पूरी तरह इस थ्योरी भी पूरी तरह क्लियर हो जाएगी और क्वेश्चन करने से आपको पता चलेगा कि कैसे हमें क्वेश्चन करने चाहिए। तो ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल और इक्वेशन हमने निकाल लिया है। अब इसके बाद हम लोग थ्योरी पर काम करेंगे, और थ्योरी पर हमने काम कर लिया। अब हम लोग क्वेश्चंस लगाएंगे, क्वेश्चंस लगाने के बाद हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग IIT JEE मेंस में आए हुए जो क्वेश्चंस हैं उनको देख लेते हैं कि कैसे उसको सॉल्व करेंगे। तो उसको सॉल्व करते हैं, और यह ध्यान रखिए कि जितने भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री या कॉनिक सेक्शन के क्वेश्चंस हैं उन सभी क्वेश्चंस में 2-3 टॉपिक्स पर विशेष ध्यान दीजिएगा। जैसे कि आपको कॉर्ड निकालनी है, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट निकालनी है, नॉर्मल की क्वेश्चंस निकालनी है, टेंजेंट पैरामीट्रिक फॉर्म में कैसी होती है वो निकालना है, वेरियस टाइप ऑफ कॉनिक सेक्शंस में जैसे पैराबोला हो गया, एलिप्स हो गया, हाइपरबोला हो गया, तो वो वेरियस टाइप ऑफ निकालना है। नेक्स्ट वीडियो मेरा हाइपरबोला का होगा। तो इस तरीके से जब हम सारे क्वेश्चंस को जो टॉपिक्स हैं इनको आपको पकड़ना है, इन टॉपिक से रिलेटेड मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड का जो भी है उसका एक क्वेश्चन भी आ जाता है कभी कभी, तो उसको भी देखकर उसके भी 2-3 क्वेश्चन हर कोनिक सेक्शन, चाहे पैराबोला का हो, चाहे आपका सर्कल का हो, चाहे आपका इलिप्स का हो, चाहे आपका उसका हो हाइपरबोला का, तो इसमें आपको कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, कॉर्ड, ये सब पता होना चाहिए। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन टेंजेंट और नॉर्मल भी ले लीजिए, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको करने ही है, वो आ जाते हैं। कुछ लोग उसको स्किप कर रहे हैं, पर स्किप मत करिए क्योंकि वो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसको करना है। आसान क्वेश्चन आता है, सीधा फार्मूला रख के, इसे नॉर्मल का फार्मूला रख के हम निकाल लेंगे, टी इक्वल्स टू S1 बना के हम इक्वेशन कॉर्ड की निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से हम उसको सॉल्व कर सकते हैं और सॉल्व करेंगे। चलिए हम लोग अब क्वेश्चन देखते हैं, इलिप्स के जो भी क्वेश्चन हैं उनको हम सॉल्व करते हैं। तो जो ये पहला क्वेश्चन है हम उसको देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द इलिप्स हुज मिड पॉइंट इज इक्वल्स टू। तो हुज मिड पॉइंट इज इक्वल्स टू क्या है, तो हमको लेंथ ऑफ द कॉर्ड पूछना है। तो लेंथ ऑफ द कॉर्ड मैंने आपको थ्योरी में भी बताया है कि कैसे निकालते हैं। लेंथ ऑफ द कॉर्ड होता है T इक्वल्स टू S1, T इक्वल्स टू S1 हो जाएगा। S1 वेयर द दिस पॉइंट मिड पॉइंट है, तो ये दोनों पर ही, क्योंकि कॉर्ड पर भी है और उस पर सेटिस्फाई करेगा टेंजेंट की तरह, तो T इसका क्या हो जाएगा, x x1 अपॉन 25, हम क्या लिखेंगे, x x1 अपॉन 25 प्लस y y1 अपॉन 16 माइनस 1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, S1 यानी ये पॉइंट हम रखेंगे तो ये आ जाएंगे 1 का स्क्वायर अपॉन 25 प्लस 2/5 का स्क्वायर अपॉन 16 माइनस 1। ठीक है, तो ये -1 से ये -1 हमारा कैंसिल हो जाएगा। अब हम इसको जरा सॉल्व करते हैं, यहाँ पर भी पॉइंट रख देते हैं 1,25, तो ये कितना हो जाएगा, अगर हम यहाँ पे पॉइंट रखेंगे तो x x1 क्या हो जाएगा, x अपॉन 25, और यहाँ पर रखेंगे y1 में तो y इंटू 2/5 यानी 80 इक्वल्स टू 1/25 प्लस 4/80, ये हमारा हो जाएगा 4/80, 80 नहीं 25 हो जाएगा ये, तो 16 इंटू 25 हो जाएगा। तो 16 इंटू 25 कितना आ जाएगा, ये हमारा 4 इंटू 25 इंटू 16, ये 4 से कट जाएगा तो ये बेटा 100 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारी इक्वेशन क्या बन गई, x/25 प्लस y/40 इक्वल्स टू 1/25 प्लस 1/100। तो ये इक्वेशन हमारी जनरल। अब यहाँ हम लोग क्या करेंगे कि x और y है, यहाँ पे एक इक्वेशन बन जाएगी, तो x को y के टर्म में निकाल लेंगे और या y को x के टर्म में निकाल के हम उसको एलिप्स में रख देंगे। उससे हमें क्या होगा, उससे हमको 2 पॉइंट मिल जाएंगे। उन 2 पॉइंट और हमको जो डिस्टेंस पूछी लेंथ ऑफ कॉर्ड, तो जब हमें दोनों पॉइंट मिल जाएंगे तो हम लेंथ ऑफ कॉर्ड निकाल सकते हैं। तो लेंथ ऑफ कॉर्ड हमारी क्या होगी, x और y मिल जाएंगे, तो उनके बीच से जब हम डिफरेंस निकाल देंगे
जिससे कॉर्ड पास हो रही है। तो इलिप्स में जो दो मिड पॉइंट की वजह से हमको वो दोनों पॉइंट मिल जाएंगे। तो हम जरा वो दोनों पॉइंट निकाल लेते हैं, x/25, y/40, 1/25 और ये हमारे हो जाएगा 1/100। तो जरा इसको हम सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 200, ठीक है। तो ये कितना हमारे पास आ जाएगा, ये हो जाएगा 8x प्लस 5y इज इक्वल टू, और इसका भी हमारे पास 100 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 4 + 1/100 हो जाएगा, 4 + 1/100। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा यहाँ से, तो 8x, तो ये 2 टाइम्स चला जाएगा और ये 10 हो जाएगा। तो 8x प्लस 5y इक्वल्स टू 10 हो जाएगा। तो 8x प्लस 5y इक्वल्स टू 10। तो यहाँ से अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पर क्या निकल आएगा, 8x प्लस 5y इक्वल्स टू 10 है। हम यहाँ से y की वैल्यू अगर निकालें तो y इक्वल्स टू हमारे पास आ जाएगा 10 माइनस 8x अपॉन 5। ये हमारा y आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ये इस पूरी इक्वेशन को उठाकर यहाँ इलिप्स में रख देते हैं, इससे हमें x मिल जाएगा। तो जरा रखते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, x²/25 प्लस, तो हम इस तरीके से इसको रख देते हैं, x/25, y की जगह हम क्या रखें, 10 माइनस 8x/5 का होल स्क्वायर इंटू 1/16 दे रखा है इक्वल्स टू 1। तो ये आ जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x²/25। तो ये x²/25 हो जाएगा, x²/25। और इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 100 का स्क्वायर हो गया, तो प्लस का आ जाएगा हमारे पास 100, 64 x² माइनस 160 हो जाएगा, माइनस 160 x अपॉन 16 × 25 हो जाएगा 400 इक्वल्स टू 1। तो ये हो गया, इक्वेशन बन जाएगी। फिर इस इक्वेशन को जरा सॉल्व कर लेते हैं। तो इक्वेशन जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 16x² प्लस 100 प्लस 64x² माइनस 160x अपॉन 400 इक्वल्स टू 1। तो 400 उधर चला जाएगा, बाकी से हम डिवाइड कर दें तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी 4x² माइनस का 8x माइनस 15 इक्वल्स टू 0। तो एक इक्वेशन हमारी ये बन गई, 4x² माइनस 8x। 400 इधर लाएंगे, इधर 4 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा इस तरीके से इक्वेशन 64 और 80 हो जाएगा। तो जब करेंगे तो हमारा 20 से डिवाइड होता चला जाएगा और ये हमारे पास आ जाएगी 4x² माइनस 8x माइनस 15 इक्वल्स टू 0। अब जरा हम इसके रूट निकाल लेते हैं। तो इसके जो हमारे x की वैल्यू क्या आ जाएगी, हम वो जरा निकाल लें। तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, वहां से x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस ये है तो 8 हो जाएगा, 8x तो प्लस माइनस, तो प्लस का 8 प्लस माइनस √ 8 का स्क्वायर यानी 64 माइनस 8 का स्क्वायर 4ac। तो 4ac हो गया तुम्हारा, प्लस हो जाएगा यहाँ पे 16 और 4 कितना हो जाएगा 240 अपॉन 2a यानी कि 8 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई, 8 प्लस माइनस √ 304 अपॉन 8। तो x1 की वैल्यू हमारे पास आ गई 8 प्लस √ 304 अपॉन 8, और x2 की जो वैल्यू आ गई वो उठाई गई 8 माइनस 304 अपॉन 8 माइनस 304 अपॉन 8 माइनस 8 माइनस x2 हमारे पास आ जाएगा 8 माइनस √ 304 अपॉन 8। तो ये x1 आ गया, ये
x2 आ गया। अब हम इसी से y1 और y2 निकाल लें, तो यहाँ पर हम वैल्यू अगर रख दें तो यहाँ से हमारे पास y1 और y2 आ जाएगा। तो y1 हमारे पास x1 रखने पे आएगा, वो हो जाएगा 10 माइनस 8, 10 माइनस 8, x1 हमने कितना निकाला, 8 प्लस रूट 304 अपॉन 8, और y2 क्या आ जाएगा हमारे पास, y2 हो जाएगा 10 माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 8 माइनस 300 रूट 4, अंदर ये -8 हो जाएगा तो माइनस का 8 हो जाएगा, और ये प्लस का हमारे पास आ जाएगा, प्लस का 304, तो ये माइनस का 8 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा। ठीक है, तो 8 से 8 हमारा कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे। ठीक, तो यहाँ से हमारे पास जो y1 की वैल्यू आ जाएगी, तो y1 इक्वल्स टू हमारे पास यहाँ से तो हो जाएगा 2 माइनस 304 हो जाएगा ये, और y2 की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, y2 की वैल्यू हो जाएगी 18 प्लस 304 हो जाएगा। तो y2 हमारे पास कितना आ जाएगा, y2 भी 10 माइनस 8 हो जाएगा, तो 2 आएगा, 10 माइनस 8 होगा तो 2, तो y2 भी हमारा आ जाएगा 10 माइनस 8 तो 2। ठीक है, एक आ जाएगा 2 प्लस 304 अपॉन क्या आ जाएगा, 5 चल रहा है तो अपॉन 5 भी रहेगा, इसके अपॉन 5 है तो ये 5 आ जाएगा, इसके भी अपॉन 5, तो ये y1 y2 आ जाएंगे। y1 हो गया 2 माइनस अंडर रूट 305 और y2, तो x1 y1 हमें मिल गया और y1 y2 मिल गए, तो हम सीधा सीधा ए बी कॉर्ड की अगर निकाल लें तो हमारे पास कॉर्ड हो जाएगी अंडर रूट x2 माइनस x1, तो x2 माइनस x1, तो ये हो गया 8 माइनस 304 अपॉन 8 माइनस 8 प्लस 304 अपॉन 8 का स्क्वायर, और y2 माइनस y1 में हम क्या कर देंगे, सेम चीज 2 प्लस 304 अपॉन 5 माइनस 2 प्लस 304, 2 प्लस क्या हो जाएगा हमारे पास 2 प्लस 304 अपॉन 5 हो जाएगा यहाँ से। ठीक है बेटा, ये इधर से आ जाएगा। तो जब हम सॉल्व करेंगे तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे x2 माइनस x1, तो ये हमारा कट जाएगा 2 से 2, यहाँ से 8 से 8 कट जाएगा, ये सब कट जाएगा, यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा, तो 2034 हो जाएगा ये, तो ये करीब हो जाएगा 4 इंटू 304 के आसपास आ जाएगा हमारे पास। तो ये हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट, तो y2 माइनस y1 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, क्या आ जाएगी, कॉर्ड की वैल्यू डिस्टेंस जो हो जाएगी वो हो जाएगी अंडर रूट 475 प्लस, तो कॉर्ड हमारा 474 प्लस 1216 अपॉन 5 है हमारा, तो अपॉन का 5 हो जाएगा। तो ये कॉर्ड की डिस्टेंस हो गई। इसको जब हम ऐड करेंगे तो 6 5 कितना हो गया, 11, 7 और 1 8, 1 हमारे पास कितना हो जाएगा 9 और 6 1 169 बाई 5, तो 1691 बाई 5, तो ये आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन हो जाएगा। तो डिस्टेंस, तो t इक्वल्स टू x1 से हमने कॉर्ड निकाल ली, फिर उसके बाद उसको हमने सॉल्व कर लिया। तो इस तरीके का ये क्वेश्चन सॉल्व होके ऑप्शन नंबर 2 आ रहा है। देखिए एकदम नजदीक के ऑप्शन है, तो बड़ा सोच समझ के कैलकुलेशन करिएगा। 6 अंडर रूट 6 1691 अपॉन 5, ये हमारा क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा लंबा है। एक तरीका और भी है इसको सॉल्व करने का, अगर देखा जाए तो जब हम यहाँ से y1 y2 वैल्यू निकाल लेंगे तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर निकाल लीजिए। तो उसका एक फार्मूला आपने पढ़ रखा है कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर निकालने के लिए हम क्या करें कि x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर
माइनस 4x1 x2। एक तो ये आपने पढ़ रखा है। इसके क्या होगा, जैसे आपने ये इक्वेशन है तो इसके दो रूट होंगे x1 और x2, तो x1 प्लस x2 भी पता चल जाएगा और उसका प्रोडक्ट से x1 x2 हो जाएगा। तो यहाँ से सीधा x1 माइनस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर से पता चल जाएगा और यहाँ y की और वैल्यू रख के हम y2 माइनस y1 भी निकाल लेंगे और सीधा डिस्टेंस फार्मूले में रख देंगे। तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं इसके रूट x1 x2 मानकर भी, और ऐसे x1 x2 करके निकाल लें तो ऐसे भी निकाल सकते। इस फार्मूले की मदद से आप x2 माइनस x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर माइनस 4x1 x2 से भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो जो आपको लगता है ये जल्दी हो जाएगा, जल्दी वैसे ये वाला भी हो जाएगा, ये बहुत जल्दी हो जाएगा। तो इस तरीके से, लेकिन बस ये है कि उस समय याद आता है तो सीधा सीधा, अगर नहीं ध्यान आ रहा है तो सीधा सीधा आप करिए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वहाँ करना ज़रूरी है कि हमको किसी तरह 4 नंबर मिल जाए, ये ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस तो आंसर गलत ना हो, अगर नहीं माइंड में तुरंत क्लिक कर रहा है इस तरीके से, तो हम अपने इस पैटर्न से चल रहे हैं, उस पैटर्न से ही। मैंने इसलिए इस पैटर्न पे से, ये छोटा पड़ता लेकिन मैंने इसी पैटर्न को चूज किया ताकि आपको ये जल्दी से x1 x2 निकाल लें, फिर y1 y2 वैल्यू रख के निकाल लें और सॉल्व करें। वैसे शॉर्टकट तरीका तो यही है कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर माइनस 4x2, क्योंकि इसके रूट x1 और x2 है। तो इस तरीके से भी आप इसको कर सकते हो, जो आपको इजी लगता हो उससे। फिर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर से वही x2 x1 रख के आप y की वैल्यू y2 y माइनस y डायरेक्ट आ जाएगा। दोनों को रूट लेकर आप आंसर निकाल सकते थे, तो ये भी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ द लेंथ ऑफ द माइनर एक्सेस ऑफ द इलेव। तो माइनर एक्सेस का मतलब क्या हो गया, 2b इज इक्वल टू द हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द फोकी। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी 2ae, तो हाफ है यानी यही हो जाएगी भाई, 2ae का हाफ बोल रहा है, तो यानी कि 2b इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, ae आ गया है। द एसेंट्रिसिटी ऑफ द इलिप्स, तो एसेंट्रिसिटी का एक फार्मूला तो हमें पता ही है क्या होता है, b स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर 1 माइनस e स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास एसेंट्रिसिटी का फार्मूला है, b स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर 1 माइनस e स्क्वायर। तो यहाँ पर हम सीधा सीधा रख दें अगर, तो हमारे पास b की वैल्यू क्या हो जाएगी, b की वैल्यू हो जाएगी a अपॉन 2 का होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर e स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से भी हमारे पास क्या आ जाएगा, a स्क्वायर e स्क्वायर बाई 4, इसको इसमें ऐड कर दें तो a स्क्वायर e स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। तो a स्क्वायर कॉमन लेके कट जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 5e स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू 1। तो e स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, e स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 4/5, तो e की वैल्यू क्या आ जाएगी 2/√5। तो इसका तो सीधा सीधा आंसर आ गया हमारे पास 2/√5। तो ये आंसर सही होगा डी। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, ये तो मतलब बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन था। सीधा सीधा आपने माइनर एक्सेस और उसको आपको पता हो कि क्या चीजें हैं, तो उस तरीके से आपने सीधा आंसर इसका क्या आ गया 2/√5, इसका करेक्ट आंसर हो गया है। तो हम इस तरीके से दूसरा क्वेश्चन भी कर लेते हैं, बहुत छोटा सा क्वेश्चन था तो बहुत इजी ही क्वेश्चन हमने इसको किया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेट a अल्फा कॉमा 0 एंड b 0 कॉमा b द पॉइंट ऑफ द लाइन दिस। ओके गुड, इस लाइन पर अगर ये पॉइंट है तो सीधा सीधा पहले तो पॉइंट ही निकाल लेते हैं, अल्फा और बीटा की वैल्यू। तो लाइन हमें क्या दे रखी है 5x + 7y = 50। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट इस लाइन पे लाई कर रहे हैं, तो अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो यहाँ पर रखेंगे तो 5 अल्फा = 50, तो अल्फा की वैल्यू 10 आ गई। और 0 कॉमा बीटा रखेंगे तो 0 हो गया और बीटा निकालना है, तो बीटा की वैल्यू आ गई 50/7। तो a पॉइंट यानी इस a के कोऑर्डिनेट तो हमारे पास क्या होगा 10,0 और b के कोऑर्डिनेट होगा 0,50/7। तो ये तो दो पॉइंट हमें पता चल गया। ठीक है, with the point of the line this, let the point P divide the line segment AB internally in the ratio 7:3। ठीक है, तो A पॉइंट और B तो हमें पता ही है, इंटरनली रेशियो, तो P जो पॉइंट है
ए बी को 7:3, तो सेक्शन फार्मूले से हम पी पॉइंट के भी कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं, तो जो निकाल लेते हैं, तो पी के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 7 × 0, तो पी के जो हमारे कोऑर्डिनेट आ जाएंगे पी x, y अगर हम निकालें तो कितना हो जाएगा 7 × 0 प्लस 3 × 10/10, ठीक है। और y के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 7 × 50/7, 0/10। तो यहां से p के जो कोऑर्डिनेट आ गए वो आ गए 3,5। तो ये p के कोऑर्डिनेट आ गए। दूसरे स्टेटमेंट में हमको पता चल गया कि p डिवाइड द लाइन सेगमेंट इंटर, तो एक स्टेप p पे ही हम अपना निकालते जा रहे हैं। तो p के पॉइंट आ गए 3,5, ठीक है। लेट 3x - 25 बी द डायरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इलिप्स। तो ये डायरेक्टरिस्टिक्स दे रखी है किसकी, इस इलिप्स की। तो डायरेक्टरिस्टिक क्या हो गई 3x - 25 है इक्वल्स टू 0, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 25/3। और डायरेक्टरिस्टिक की इक्वेशन क्या होती a/e इक्वल्स टू 25/3। तो ये हमें a/e की वैल्यू मिल गई 25/3। तो क्योंकि x इक्वल्स टू a, क्योंकि ये है, तो x की वैल्यू क्या हो गई a/e, ठीक है। तो a/e इज हमारे पास 25/3 आ गया। बी द डायरेक्टरिस्टिक ऑफ द इलिप्स एंड द करस्पॉन्डिंग फोकस बी s if from S the perpendicular of the x-axis passes through the P, then the length of lattice rectum of, तो लेंथ ऑफ lattice rectum चाहिए, यानी कि हमको क्या चाहिए 2b² a चाहिए। ये तो लेंथ ऑफ lattice rectum हो गया, यानी हमें b और a की वैल्यू चाहिए। a/e का रिलेशन हमको पता चल गया है। और जिस हिसाब से स्ट्रक्चर कह रहा है कि एक इलिप्स है इस तरीके का बेटा, ये इलिप्स है और x एक्सिस के परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो यहां कहीं उसका फोकस होगा और ये वो पॉइंट है जहां पर वो बता रहा है कहीं पर, यहां कहीं P पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है 3,5, ठीक है। तो अगर P,5 इसके ये 3 है, तो इसका मतलब है कि यहां से यहां तक की डिस्टेंस 3 होगी, तो फोकस के कोऑर्डिनेट 3,0 हो जाएंगे। फोकस के कोऑर्डिनेट अगर 3,0 है तो इसका मतलब हमें AE की वैल्यू 3 दे रखी है। AE इक्वल्स टू कितना दे रखा है 3 दे रखा है। A/E 25/3 दे रखा है। A/E हमें कितना दे रखा है 25/3। तो मुझे यहां से रिलेशन हम निकाल सकते हैं। अगर हम E की जगह A/3 रख दें, सपोज दैट, तो E की जगह अगर हम रख देंगे A/3 इक्वल्स टू 25/3, तो ये A से कैंसिल हो जाएगा। तो इससे हमें क्या मिल जाएगा, इससे तो कुछ भी नहीं मिल जाएगा, नहीं, तो इससे तो यहां पर AE इक्वल्स टू कितना दे रखा है 3 दे रखा है, और AE की वैल्यू कितनी दे रखी है 3, और A/E दे रखा है 25/3 दे रखा है बेटा, ठीक है। और E की जगह अगर हम रख देंगे 3/A रखना है, सॉरी 3/A रखना है, गड़बड़ हो गया, तो 3/A रखना है, A/3 रख दिया है। तो 3/A रखेंगे अगर हम, तो यहां पे हमें रखना है 3/A। तो 3/A रखेंगे अगर हम, क्योंकि यहां से E की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहां से E की वैल्यू आ जाएगी 3/A। तो 3/A, तो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, A² इक्वल्स टू 25। तो A की वैल्यू आ गई हमारे पास ±5, तो A हमारा 5 हो गया। तो A पता चल गया। और एक रिलेशन में पता ही है कि B² इक्वल्स टू A², 1 - E², ये हमें रिलेशन पता है। तो यहां से अगर A की वैल्यू 5 आ गई तो E की वैल्यू कितनी आ जाएगी, E की वैल्यू आ जाएगी, तो अगर हम यहां रखेंगे 5 आ गई है A की वैल्यू, तो E की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 3/5। तो यहां से हम B निकाल लेते हैं इससे, तो B² इक्वल्स टू कितना आ जाएगा A² यानी 25, 1 - E² यानी 9/25, यानी कि 25 × 16/25, तो 25, तो B की वैल्यू आ गई ±4। तो A इज ग्रेटर देन B आ गया, इसका मतलब है कि हॉरिजॉन्टली ही बनेगा ये, इससे तो ये भी पता चल गया। तो B की वैल्यू आ गई ±4, तो 4 आ गई B की वैल्यू। B पता चल चुका है, A पता चल चुका है, तो हम सीधा सीधा क्या निकाल लेंगे
लेटेस्ट रेक्टम 2b² अपॉन ए, 2b² अपॉन ए, तो 2 इंटू 16 अपॉन ए यानी 5 हो जाएगा, तो 32/5 आंसर आ जाएगा। तो 32/5 कौन सा आंसर है? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, 32/5 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है 32/5। तो आसान सा क्वेश्चन था, कोई ज़्यादा ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते, सब कुछ सीक्वेंस से चलते चले जाइए और उसकी मदद से हमने इक्वेशन, पहले तो हमने पॉइंट निकाल लिए P, सब कुछ इंटरनल पॉइंट दे रखे हैं, P निकाल लिया, फिर इसकी मदद से A और E की वैल्यू निकाल ली, और A की वैल्यू केवल हमें उससे ये फायदा निकला है कि हमने फोकस निकाल लिया, फोकस से हमें E का रिलेशन निकल आया, रिलेशन निकालने से हमारा काम होगा। उन्होंने थोड़ा सा क्वेश्चन को लंबा कर दिया, बस और कुछ नहीं किया कि आप एक एक सीक्वेंस से चलते चले जाइए और क्वेश्चन को कर दीजिए, बाकी तो इस क्वेश्चन में कुछ ऐसा था नहीं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लेट P बी द पैराबोला। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हमारा क्या है कि दे रखा है कि नेट P be the parabola, let P be the parabola with vertex 2,3 and the directrix इतना, let an ellipse x² upon a² plus y² upon b² equals to a where a is greater than b, यानी horizontal ellipse हो गया, of eccentricity 1/√2 passes through the focus of the parabola P, then the square of the length of the lattice rectum। तो स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ lattice rectum यानी कि हमसे क्या पूछ रहा है? 2b² अपॉन a का होल स्क्वायर पूछ रहा है, ये तो हमसे वो पूछ रहा है। तो यानी हमें b और a निकालना है इलिप्स का। तो b और a इलिप्स की इक्वेशन दे रखी, और ये पैराबोला है, कह रहा है कि ये वर्टेक्स है और ये डायरेक्ट्रिक्स है। अगर ये वर्टेक्स है, डायरेक्ट्रिक्स है, तो मान लीजिए पैराबोला हमारा यहाँ है ऐसे, और ये डायरेक्ट्रिक्स है, तो इसका जो एक्सेस होगा दिस इज परपेंडिकुलर टू दी डायरेक्ट्रिक्स। तो अगर हम इस एक्सेस की इक्वेशन निकाल लें, और ये एक्सेस क्योंकि वर्टेक्स है, तो ये एक्सेस वर्टेक्स इस पे लाइन करता है, तो और इनका इंटरसेक्शन पॉइंट ये हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए इंटरसेक्शन पॉइंट P है, ये हमारा फोकस है S, तो Q एज ए मिड पॉइंट हो जाएगा। तो P इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो जाएगा एक्सेस और डायरेक्ट्रिक्स का, Q मिड पॉइंट हो जाएगा, और S क्या हो जाएगा? फोकस हो जाएगा। ठीक है, तो S हमारा फोकस हो जाएगा, तो हमें फोकस मिल जाएगा। तो सबसे पहले तो हम इस लाइन की इक्वेशन निकाल लें, ये जो एक्सेस की इक्वेशन है ये निकाल लेते हैं। तो हमारे पास लाइन क्या दे रखी है? डायरेक्ट्रिक्स वो दे रखी 2x + y = 6। तो यहाँ से यानी कि y = अगर हम mx + c कर दें, तो यहाँ से m1 की वैल्यू हमारे पास आ गई -2, तो हम m2 निकाल सकते हैं, परपेंडिकुलर है क्योंकि, तो m2 हो जाएगा ये हमारे पास 1/2, m1 m2 = -1, तो आप जानते हैं परपेंडिकुलर के लिए। तो m2 हमें मिल गया, स्लोप मिल गया। अगर स्लोप मिल गया, पॉइंट मिल गया, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म से हम लाइन ऑफ इक्वेशन निकाल लेंगे। तो लाइन ऑफ इक्वेशन हमारी क्या हो जाएगी? y - 3 = 1/2 x - 2। तो जरा हम इसको सॉल्व कर लें, तो ये हो जाएगा 2y - 6 x - 2, यानी कि इक्वेशन हमारी बन गई x - 2y और x - 2y = x - 2y है =-4। तो ये हमारी लाइन की इक्वेशन आ गई। अब हम इन दोनों लाइन को अगर सॉल्व कर लें, यानी कि तो 2x + 2y = 12, तो ये 4x हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 5x = तो x की वैल्यू 8, तो x = आ गया 8/5, तो x हमारा आ गया 8/5, तो y हमारा आ जाएगा, यहाँ पे रखेंगे 8/5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा 14/5। तो ये हमारा p के कोऑर्डिनेट मिल गए 8/5, 14/5। ठीक है, अब q एज ए मिड पॉइंट काम कर रहा है। अगर q मिड पॉइंट है तो इसके कोऑर्डिनेट हम निकाल लेते हैं s के। तो s के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? अगर मिड पॉइंट है यानी 2 = उनको क्या दे रखा है? 8/5 प्लस, मान लीजिए इसके कोऑर्डिनेट x1 है, x1/2 हाँ, और 3 = में क्या दे रखा है?
3 हो जाएगा 14/5 प्लस y1/2। तो यहाँ से हम x1 y1 निकाल लें तो x1 और y1 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, यानी कि इस s के कोऑर्डिनेट अगर हम यहाँ निकालें तो 4 - 8/5। तो फोकस के जो हमारे पास कोऑर्डिनेट आ जाएंगे वो आ जाएंगे 12/5, यहाँ से तो 12/5 हो जाएगा और 4 और ऐड हो जाएगा तो 16/5। तो फोकस के कोऑर्डिनेट आ गए 12/5 एंड 16/5। और इलिप्स पास होता है फोकस से, यानी कि यहाँ कहीं से इलिप्स पास हो रहा होगा ऐसे, तो इलिप्स पास हो रहा है फोकस से। तो अगर इलिप्स फोकस से पास हो रहा है तो फोकस के कोऑर्डिनेट उसको सेटिस्फाई करेंगे। तो जब हम निकाल लें, अगर फोकस के कोऑर्डिनेट इलिप्स को सेटिस्फाई करेंगे तो फोकस के कोऑर्डिनेट 12/5 दे रखे हैं, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास क्या, 144 अपॉन 25a², ठीक है, और 16/5 का होल स्क्वायर अपॉन y² इक्वल्स टू हमें क्या दे रखा है, इक्वल्स टू 1। तो ये पॉइंट उसको क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं, a² और a² अपॉन b² हो जाएगा ये, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, लेट P बी द पैराबोला विद वर्टेक्स 2, 3 एंड डायरेक्ट्रिक्स 2x + y = 6, लेट एन एलिप्स x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इक्वल्स टू 1। तो ये x एक्सिस का हॉरिजॉन्टल आपका हो गया है, तो ये जो है हमारा हॉरिजॉन्टल एलिप्स हो गया है, ठीक है बेटा। तो तो ऑफ द एसेंट्रिसिटी दिस, तो एक पैराबोला कह रहा है जिसकी कोई डायरेक्ट, मान लो ये बेटा पैराबोला है, इस तरीके से ये पैराबोला है और ये इसकी डायरेक्ट्रिक्स है और ये वर्टेक्स हो जाएगा। तो वर्टेक्स इज पासेस थ्रू द एक्सिस फ्रॉम द पैराबोला। तो ये वर्टेक्स से जो पास कर रही है पैराबोला के वर्टेक्स से पास करेगी, तो डायरेक्ट्रिक्स एंड द एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो परपेंडिकुलर होने की वजह से हम इसकी इक्वेशन, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन हमारे पास क्या है, 2x + y = 6, और परपेंडिकुलर है अगर एक्सिस, तो वी फाइंड द इक्वेशन दैट द परपेंडिकुलर इक्वेशन ऑफ द एक्सिस इज y = -2x + 6। तो इसका स्लोप बेटा क्या हो जाएगा, m1 = हमारे पास हो जाएगा -2। तो हम m1 m2 = -1 से एक्सेस का स्लोप निकाल लेंगे, तो m2 हमारे पास आ जाएगा 1/2। द स्लोप ऑफ द एक्सेस इज 1/2। तो ये स्लोप की इक्वेशन आ गई। तो हम स्लोप, द पॉइंट इज लाइज ऑन दैट एक्सेस, देन द इक्वेशन ऑफ द लाइन एक्सेस, द इक्वेशन ऑफ द एक्सेस वो हो जाएगी y - y1 = m x - x1 हियर, एंड y - y1 क्या हो गया, y - y1 हो गया y - 3 = 1/2 x - 2। तो 2y - 6 = x - 2। द लाइन, द इक्वेशन ऑफ लाइन हमारे पास क्या हो जाएगी, x - 2y = -4। और इस लाइन के और इस लाइन का हम इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लेंगे। तो ये पॉइंट जो है हमारा वर्टेक्स तो 2, 3 है, ठीक है। तो ये पॉइंट मान लो Q होगा, ये पॉइंट S है, तो हम इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे, इंटरसेक्शन पॉइंट। तो जरा हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट क्या आ जाएंगे, यहाँ पर अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो इस इक्वेशन में, तो ये हो जाएगा 4x + 2y + 2y = 12। तो यहाँ से हमारे पास ये कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 5x = 8। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 8/15। x की वैल्यू 8/15 हो गई, तो y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 14/5। तो इसके कोऑर्डिनेट हो गए 8/5, 14/5, ये कोऑर्डिनेट आ गए। अब क्योंकि ये जो है हमारा पॉइंट, ये पॉइंट क्या है, ये जो हमारा पॉइंट है ये मिड पॉइंट ऑफ QS, मिड पॉइंट ऑफ QS। तो हम निकाल लें, अगर मान लीजिए इसके कोऑर्डिनेट है x1, y1, तो 2 = हो जाएगा 8/5 + x1/2 एंड और 3 = क्या हो जाएगा, 3 = हो जाएगा 14/5 + y2/2। तो यहाँ से हमारे पास x1 और y1 आ जाएगा, x1 एंड y1। तो
तो x1 और y1 यानी कि हमारे पास फोकस आ जाएगा इसका। तो फोकस के पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट हमारे पास, अगर हम इसको सॉल्व करें तो 2 4, तो फोकस के कोऑर्डिनेट उठ जाएंगे 12/5 यहाँ से आ जाएगा, +4 यानी 16/5। तो ये फोकस के कोऑर्डिनेट आ गए। अब इसी फोकस से हमारा क्या पास हो रहा है, इलिप्स पास हो रहा है। अगर इलिप्स पास हो रहा है तो ये वाले पॉइंट इलिप्स को सेटिस्फाई करेंगे। तो ये हम पॉइंट अगर रख दें इलिप्स पे, तो 12/5 का स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस 16/5 का स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा, ये हमारा इक्वेशन बन गई इस तरीके से सेटिस्फाई करने वाली। अब ये इसेंट्रिसिटी दे रखी, इसेंट्रिसिटी दे रखी तो आपको पता ही है कि इलिप्स की इसेंट्रिसिटी कैसे निकालते हैं, बी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस ई स्क्वायर। तो ई स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो ई स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, 1/2 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर हो जाएगा 1 माइनस 1/2। तो बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई 1/2, यानी ए स्क्वायर की वैल्यू हो गई 2b स्क्वायर। तो एक रिलेशन आ गया ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर की वैल्यू हो गई 2b स्क्वायर। हमको क्या चाहिए था, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। तो लेटस रेक्टम क्या होता है, 2b स्क्वायर अपॉन ए, ये लेटस रेक्टम हो गया। अब बी ए स्क्वायर इक्वल्स टू 2b स्क्वायर आएगा, उसको उठा के हम इलिप्स के इक्वेशन में रख दें तो यहाँ से हमें b की वैल्यू मिल जाएगी। जरा हम रखते हैं यहाँ पे, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 12/5 है, तो ये हो जाएगा 144। तो ये हो जाएगा हमारे पास 144 अपॉन 25, 2b स्क्वायर हम लिख देंगे a स्क्वायर की जगह। ठीक है, और 256 अपॉन 25 b स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो 25 इधर चला जाएगा, 72 आ जाएगा। तो 72b स्क्वायर प्लस 256 बी स्क्वायर इक्वल्स टू 25। ठीक है, तो यहां से 1/b स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 7 4 12 2 एंड 328 अपॉन 328 हो जाएगा। तो यहां से b स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। तो b स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 328 अपॉन 25, ये हो जाएगी b स्क्वायर की वैल्यू। अब हम लेटस रेक्टम का स्क्वायर निकालना है, द स्क्वायर ऑफ लेटस रेक्टम निकालना है। तो स्क्वायर कर देंगे हम इसका, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो हम इसको लिख सकते हैं 4b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, और 4b की पावर 4, तो ये हो जाएगा 4b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर इंटू b स्क्वायर कर देते हैं। तो 4b, और a स्क्वायर की वैल्यू हमें पता ही है क्या है, a स्क्वायर की वैल्यू है 2b स्क्वायर इंटू b स्क्वायर। तो यहाँ से 2b स्क्वायर से 2, तो 2b स्क्वायर आ गया हमारे पास। तो 2b स्क्वायर निकाल देते हैं वैल्यू। तो 2b स्क्वायर हमारी कितनी हो जाएगी, 2 इंटू b स्क्वायर की वैल्यू आई है 328 अपॉन 5। तो ये हो जाएगा 656/5। तो 656/25। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 656/25। ये हमारा आंसर है। 328 अपॉन 25 और 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 656 अपॉन 25। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन था, हम इसको बहुत आसानी से कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, let p be the point of the ellipse this, let the line passing through the p and parallel to the y axis meet y axis at q। ठीक है, तो p एक पॉइंट है जो इस पर है, हमारे पास किस पर है, इलिप्स पे है, और let the line passes through the point p and parallel to the y axis। तो वो कह रहा है कि parallel to the y axis का हमारा जो पॉइंट है वो parallel to the y axis है। ठीक है, तो ये पैरेलल टू दी वाई एक्सेस बोल रहा है, एंड मीट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू। तो ये इसेंट्रिसिटी एंगल मैंने बताया था, उससे रिलेटेड ऑक्सिलरी सर्कल बन जाएगा। तो ऑक्सिलरी सर्कल से हमको ये क्वेश्चन को करना होगा कि किस तरीके से पॉइंट मिलेगा, क्या है। तो उस तरीके का क्वेश्चन हमें ये दे रखा है। तो
एट पी एंड क्यू आर द सेम साइड ऑफ द एक्स एक्सिस, यानी सेम साइड में है। यानी कि मान लीजिए कोई एक इलिप्स है इस तरीके का, ऐसा एक इलिप्स होगा और ये मान लीजिए उसके एक्सेस होंगे, ठीक है। तो ये एक सर्कल इस तरह पास हो रहा होगा यूं, तो यही ऑक्सिलरी सर्किल कहलाता है। यहाँ से जो परपेंडिकुलर लाइन आ रही होगी, ये पी मान लीजिए आगे पॉइंट होगा, पी एंड क्यू एक सेम पॉइंट पर होंगे। पी भी है पॉइंट ऑफ इलिप्स, तो इलिप्स का पॉइंट है ये पी डैश है। तो यहाँ से जो एंगल बनेगा वही हमारा क्या कहलाता है, ये जो एंगल है यही हमारा कौन सा एंगल कहलाता है, यही हमारा इसेंट्रिसिटी एंगल कहलाता है। तो हम जरा देख लेते हैं कि इसके इसेंट्रिसिटी एंगल के पॉइंट यानी पी के जो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, अगर सर्किल के हिसाब से देखें तो इस पी के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे ए कॉस थीटा यानी 3 कॉस थीटा हो जाएगा और 2 साइन थीटा हो जाएंगे। वहीं सर्कल के अगर हम कोऑर्डिनेट तो वो होता है आर कॉस थीटा और आर साइन थीटा। तो क्यू के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे हमारे पास 3 कॉस थीटा एंड 3 साइन थीटा। ये कोऑर्डिनेट पी एंड क्यू के आ गए, ठीक है, ऑन द सेम साइड। और पी और क्यू को डिवाइड कौन कर रहा है, आर पॉइंट, पी आर अपॉन क्यू। तो हम जरा आर के कोऑर्डिनेट निकालने, तो आर 4,3 है, यानी कि आर के अगर हम कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 4 इंटू 3 यानी 12 कॉस थीटा प्लस 3 इंटू 3 9 कॉस थीटा अपॉन 7 कॉमा ये कितना हो जाएगा 4 इंटू 3 यानी 12 साइन थीटा प्लस 6 साइन थीटा अपॉन 7। कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या आ जाएंगे ना, 3 कॉस थीटा आ जाएगा यहाँ से और ये 18/7 साइन थीटा। तो ये दो कोऑर्डिनेट आ गए 3 कॉस थीटा एंड 18/7 साइन थीटा। तो ये तो हमारे कोऑर्डिनेट हो गए 3 कॉस थीटा और 18/7 कॉस थीटा। अब कह रहा था इसेंट्रिसिटी ऑफ द लोकस ऑफ द पॉइंट आर एंड पी क्यू सच दैट, तो ये हमें पी मूव्स फ्रॉम द इलिप्स, ठीक है। तो ये अगर हमारे पास पॉइंट आ गए 3 cos थीटा अपॉन 18/17 साइन थीटा। तो जरा हम इसको जरा पॉइंट को देख लें कि किस तरीके के, एक तो 3, तो ये आर पॉइंट हमारे पास जो सर्कल के इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए 3 cos थीटा कॉमा 18/7 cos थीटा, 18/7 cos थीटा आ गया यहाँ से, ठीक है। तो 18/7 साइन थीटा। तो ये दो पॉइंट हमारे पास आ गए, यानी x की वैल्यू जो हमारे पास आ गई वो हो गई 3 cos थीटा और y की जो वैल्यू आ गई वो कितनी हो गई 18/7 साइन थीटा, ठीक है। तो जरा हम यहाँ से निकाल लें तो x/3 हमारे पास क्या हो जाएगा cos थीटा और ये 7y/18 ये कितना हो जाएगा साइन थीटा। तो यहाँ से अगर हम इसको स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा x²/9, इसको ऐड कर दें और 49/y²/324 = 1। तो ये हमारा लोकस निकल आएगा आर का x²/9 और 49/y²/325। देन द इसेंट्रिसिटी ऑफ द लोकस ऑफ द पॉइंट। तो इसेंट्रिसिटी हमको इसकी निकालनी है। तो इसेंट्रिसिटी हम कैसे निकाल सकते हैं, इसेंट्रिसिटी होती है हमारी E² = 1 - B² A², ठीक है। और यहाँ पे E² = 1 - B² हमारा कितना है, B² है 324/49 इंटू A का स्क्वायर हो गया 9, ठीक है। तो E² की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 441। तो 441 - 324/441 हो जाएगा, ठीक है। तो E² = आ गया हमारे पास, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 117/441। इसका मतलब हो गया E की वैल्यू हो गया √117/21, ठीक है। 117 को जरा हम ब्रेक कर ले तो 117 यानी E की वैल्यू आ गई हमारे पास √117/21। तो बेटा E की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, ठीक है। तो E की वैल्यू हमारे पास बेटा क्या आ गई 117
117/21, तो इसको जरा और, अभी आंसर तो मेरा कोई मैच खा नहीं रहा है, तो 21 है, तो जरा मैं आंसर देख लेते हैं, हो सकता है 117 और कैच करे। तो E117 की बात है, तो 117 को हम क्या लिख सकते हैं, E117 हमारा 9 हो जाएगा, 9 इंटू 13/21, तो 3 बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा, हाँ तो फिर आ जाएगा आंसर, ई से 3 बाहर आ जाएगा, 21 कट जाएगा, तो ई इक्वल्स टू हमारे पास आ जाएगा √13/7, तो ये शायद ऑप्शन है हमारे पास, हाँ √13/7, तो ये करेक्ट आंसर है, तो सी की वैल्यू हो जाएगी √13/7। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हो जाएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, ऑक्सिलरी सर्किल का क्वेश्चन था, ऑक्सिलरी सर्किल के हमने एसेंट्रिसिटी एंगल मान लिए थीटा हो गया, तो इसका मतलब इससे कोऑर्डिनेट हो जाएगा 3 cos थीटा 2 sin थीटा इलिप्स के लिए, और सर्कल के लिए 3 cos थीटा 3 sin थीटा। तो ऑक्सिलरी सर्किल के क्वेश्चंस को हम इस तरीके से करते हैं, और बहुत ही आसान तरीका है ये करने का, बहुत जल्दी से क्वेश्चन भी हो जाते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है लेट द लाइन इतना के, तो के इज ग्रेटर देन 0 दे रखा है, इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस एट द पॉइंट ए एंड बी। ओके ठीक है, ए और बी ऐसे पॉइंट है जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट करते हैं। देन द इक्वेशन ऑफ द सर्कल हैविंग द लाइन सेगमेंट ए बी, अच्छा ए बी लाइन सेगमेंट रखता है सर्कल एज ए डायमीटर, अच्छा ए बी एज ए डायमीटर हो जाएगा। अगर डायमीटर हो गया तो इस सर्कल के हम सेंटर पहले निकाल लें, सबसे सही तो काम तो यही है। तो डायमीटर की वजह से इसके सेंटर हमारे पास क्या हो जाएंगे, x² + y² -3x - 2y = 0। तो सेंटर तो होते हैं सर्किल के -g, -f, ठीक है। तो यहां से जो हमारे सेंटर क्या आ जाएंगे, -2g से कंपेयर करेंगे तो g की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3/2, तो सेंटर हमारे पास हो जाएगा 3/2 और 1, यानी कि सेंटर हो गए 3/2 और 1, ये सेंटर ऑफ सर्कल हो गया हमारे पास। तो इतना तो हमको पता चल गया, ठीक है। अब अगर सेंटर ऑफ सर्कल है तो ये लाइन जो है इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस एट पॉइंट ए एंड बी, तो यानी कि ये इसको सेटिस्फाई करेंगे। तो यहाँ पर हम वैल्यू रखते हैं, इससे के की वैल्यू आ जाएगी, तो 2 × 3/2 + 3 - k = 0, तो k की वैल्यू तो 6 आ गई बेटा यहाँ से। तो ये अननोन एक चीज हमको पता चल गई कि k की वैल्यू 6 हो गई है। एंड द लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द इलिप्स इज m/n, तो इलिप्स की लेंथ यानी इलिप्स हमारा ये हो गया x² + 9y² + 9y² = k² यानी 36 हो गया, 36 से डिवाइड कर देते हैं, तो x²/36 y²/4 = 1, तो ये इलिप्स हो गया। अब लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द इलिप्स, लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम हो गया 2b² की वैल्यू हमें m/n दे रखी है, m/n दे रखी है, ठीक है। तो b² की वैल्यू तो 4 है, 2 × 4, और a की वैल्यू है 6, m/n है, ठीक है। तो ये हो गई 8/6 m/n, तो ये आ गया हमारे पास 4/3, तो को प्राइम भी हो गए, तो m/n की वैल्यू, m की वैल्यू आ गई 4 और n की वैल्यू हो गई 3। तो हमको क्या निकालना है, 2m + n निकालना है, तो निकाल देते हैं। 2 × 4 + 3 यानी 8 + 3 यानी कि 11, तो इसका आंसर बेटा क्या हो जाएगा, 11 इज ए करेक्ट आंसर। तो इसका 11 आंसर हो जाएगा, दैट्स द करेक्ट आंसर। तो ये भी बड़ा आसान सा सवाल था, फटाफट हो गया। इसको इस तरीके से पहले सेंटर निकाल लिया, इससे k की वैल्यू आ गई, दिस लाइन पॉइंट, तो डायमीटर है सर्कल का, तो वो लाइन इस पे को सेटिस्फाई करेगी, तो k की वैल्यू आ गई, k आ गया, तो इलिप्स की इक्वेशन आ गई, एसेंट्रिसिटी लेटेस्ट रेक्टम तुम जानते हो 2b² होता ही है, तो k निकाल दिया, m/n आ गया। तो इस तरीके से ये भी क्वेश्चन हम बड़े आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, fx हमें दे रखा है, fx = दे रखा है x² + 9, gx दे रखा है x/x - a fog 10 दे रखा है, gov 3 दे रखा है, and the denote the eccentricity in the length of the latest section of the ellipse that then the, अच्छा ठीक है,
ए और बी निकालना है गॉफ और फॉग की मदद से, तो निकाल लेते हैं। तो ए हमें क्या दे रखा है, एफ ऑफ जी एक्स, तो ए इक्वल टू दे रखा है हमें फॉग 10, तो फॉग 10 का मतलब हो गया ए ऑफ एफ ऑफ जी बाई 10 हो गया, ठीक है। तो और जी एक्स हमें कितना दे रखा है, जी एक्स दे रखा है ये, तो ए इक्वल टू एफ जी एक्स में क्या रख देते हैं 10 माइनस 10 माइनस 9, तो एफ 10 निकालना है हमें, और एफ 10 हमारा क्या सॉरी तो एफ 10 निकाल लेते हैं। तो F10 हमारा यहां से निकाल लेंगे, तो A इक्वल टू हो जाएगा F इंटू 10 का स्क्वायर, तो F10 निकालना है हमें, तो 10 का स्क्वायर प्लस 9 यानी 109, तो ये A की वैल्यू हो गई 109, ये हमारी A की वैल्यू आ गई 109। अब जरा हम B निकाल लेते हैं, B हमारा है गॉफ 3, B इक्वल टू है G ऑफ एफ एक्स इंटू 3, तो 3 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, B इक्वल टू जी एफ ऑफ 3 में रखेंगे 3 का 18 हो गया, ठीक है, और G18 G में रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 18 अपॉन 18 माइनस 9, तो B की वैल्यू आ गई हमारे पास 2, क्योंकि यहाँ से 9 बचेगा, 9 से 2 बचेगा, तो B 2 हो गई। तो इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या हो जाएगी, तो इक्वेशन ऑफ इलिप्स हमारे पास आ जाएगी, तो इस तरीके से देख लेते हैं, इक्वेशन ऑफ इलिप्स A और B निकाल लिया तो इक्वेशन ऑफ इलिप्स आ जाएगी, तो इक्वेशन ऑफ इलिप्स हो जाएगी एक्स स्क्वायर अपॉन 109 और वाई स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो पहले तो हम इसेंट्रिसिटी निकाल लेते हैं, तो इसेंट्रिसिटी यानी E, तो E क्या हो जाएगा 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, तो बी स्क्वायर की जगह हमारे पास है 2, तो 1 माइनस 2 और ए स्क्वायर की जगह हमारे पास है, ए स्क्वायर की जगह है 109, तो 109, तो E की वैल्यू हो गई 107 अपॉन 109, ये तो E आ गया हमारा 109 अपॉन 107 अपॉन 109। अब हम लेटेस्ट लेक्टम निकाल लेते हैं, तो L क्या होता है 2b स्क्वायर अपॉन ए, तो 2 इंटू 2 हो गया और 9 हो गया हमारे पास अंडर रूट ए की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट 109, यानी कि 4 बाय रूट 109, तो ये हमारा L आ गया। अब हमको क्या चाहिए 8e स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, 8e स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर चाहिए, तो 8 इंटू ई स्क्वायर हो गया हमारा 107, ये तो ई स्क्वायर ही तो निकालते हैं हम लोग, ई स्क्वायर ही चल रहा है, तो ई स्क्वायर इक्वल्स टू 107 अपॉन 109, ठीक है, ये हो गया, और प्लस एल स्क्वायर हमारा कितना हो जाएगा, ये एल है, एल स्क्वायर हो जाएगा हमारा 16 अपॉन 109 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से हम कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 8 बाई 109, अगर हमने कॉमन ले लिया तो हमारे पास क्या बचेगा 1 प्लस 2 बचेगा, नहीं 107 प्लस 2, 107 प्लस 2 बचेगा, तो ये 109 हो जाएगा, तो 8 अपॉन 109 इंटू 109, तो कट के हमारे पास आंसर आ जाएगा 8, तो इसका जो करेक्ट आंसर है बेटा वो 8 है, तो ये आंसर क्या हो गया 8, आंसर इज ए करेक्ट आंसर, तो ये 8 हमारा इसका करेक्ट आंसर आ गया। इस क्वेश्चन में तो कुछ था ही नहीं, इस क्वेश्चन में तो पता नहीं गॉफ और फॉग तो सभी निकाल ही लेते हैं, फिर उसके बाद इसको रख दिया, और सेंट्रिसिटी, मतलब आपको डिफिनीशन क्लियर पता है तो आप बड़े आसानी से उसको कर सकते हैं, तो प्रैक्टिस थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, और थोड़ा सा उसको क्वेश्चन इस टाइप के नहीं आए थे लास्ट ईयर, और इस बार भी ऐसे ही क्वेश्चन आने वाले हैं, बस आपके कैलकुलेशन और आपको थोड़ा फार्मूलाज होना पड़ेगा और उस चीज़ को कर लेंगे। हर चीज़ फार्मूला बेस्ड है, आपने हर चीज़ को, मेरी थ्योरी को अगर गौर से पढ़ेंगे तो उसमें मैंने जगह जगह ब्लैकिंग किया हुआ है कि आप उसको पूरा मैंने ब्रैकेट में बना के रखा है कि ये फार्मूला आप याद कर लीजिए, इसका ये मेथड है कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का, एसेंट्रिक एंगल का, ये सब चीज़ें आप बस एक छोटे से पेज में लिख के उसको रख लीजिए और फिर उसको सॉल्व करिएगा, तो आपको बहुत आसानी से सारे क्वेश्चन कर ले जाएंगे, कहीं पर भी आपको माइंड लगाने की ज़रूरत नहीं। फिर से मैं कह रहा हूँ, अगर आपको ज्योमेट्री में अच्छा बनना है तो आपको स्ट्रेट लाइन का जो चैप्टर है उसको बहुत फोकस करना होगा। स्ट्रेट लाइन
इज अ मेन चैप्टर ऑफ ज्योमेट्री। जितना आप स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चनों को अच्छे से सॉल्व कर ले जाएंगे उतना फिर कोनिक सेक्शन के सॉल्व करने में नहीं। कोनिक सेक्शन में आपको फार्मूला पता है, स्ट्रेट लाइन के आपको मेथड्स पता है, तो आप बड़ी आसानी से हर चीज़ को सॉल्व कर ले जाएंगे, क्योंकि एवरीथिंग आई ही वहीं से है। तो इसलिए मेरा हिसाब से स्ट्रेट लाइन को अधिक से अधिक प्रैक्टिस में लाइए और करिए। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तो क्या कह रहा है, द पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ टू डिस्टिंक्ट कोनिक, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू डिस्टिंक्ट कोनिक लाइज ऑन द कर्व y स्क्वायर इक्वल्स टू 3x स्क्वायर। ठीक है, देन 3√3 टाइम द एरिया ऑफ रेक्टेंगल फॉर्म बाय द इंटरसेक्शन ऑफ दैट पॉइंट। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि जो कोनिक्स है ये हमारा यहाँ पर है, तो इसका और इस दो कर्व का इंटरसेक्टिंग पॉइंट हमको चाहिए, और इंटरसेक्टिंग पॉइंट से जो एरिया निकलेगा वो √3 यानी पहले हमें वो पॉइंट तो निकालना ही पड़ेगा। तो पॉइंट है तो यहाँ पर दे रखा y स्क्वायर इक्वल्स टू 3x, तो यहाँ से हम x निकाल लेते हैं पहले। तो एक तो हमें दे रखा है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4b। ठीक है, तो यहाँ से हम जब निकालेंगे तो x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ जाएगा, 4b आ जाएगा। ठीक है, तो इफ द पॉइंट इंटरसेक्शन टू डिस्टिंक्ट कोनिक दिस एंड दिस लाइज ऑन द कर्व इतना। ठीक है, तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, यहां से हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर 4x स्क्वायर इक्वल्स टू 4b। तो x स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर b आ गई। तो x स्क्वायर की वैल्यू अगर हमारे पास b आ गई तो उसको उठा के हम यहाँ पर रख दें, तो x स्क्वायर की वैल्यू b है और y स्क्वायर की वैल्यू 3x स्क्वायर है। तो जरा हम इसको जरा सॉल्व करें तो यहाँ पर हमारे उससे क्या आ जाएगा, x स्क्वायर की वैल्यू है हमारी b, तो b अपॉन 16 और y स्क्वायर की वैल्यू है 3x स्क्वायर और x स्क्वायर की वैल्यू तो 3b अपॉन b और b स्क्वायर इक्वल्स टू हमारे पास दे रखा है 1। ठीक है, तो ये एक b से ये b चला जाएगा, तो b बाई 16, तो हमारे पास आया b बाई 16 प्लस 3 बाई b इज इक्वल्स टू 1, ये हो गया। ठीक है, अब जरा इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से b कॉमन ले लेंगे तो ये b स्क्वायर प्लस 48 इक्वल्स टू 16b हो जाएगा, है ना। तो b स्क्वायर माइनस 16b प्लस 48 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो 12 इंटू 4 इसके फैक्टर हो जाएंगे, b स्क्वायर माइनस 12b माइनस 4b प्लस 48 इक्वल्स टू 0। तो b कॉमन ले लेंगे तो b माइनस 12 और यहाँ से माइनस 4 कॉमन ले लेंगे तो b माइनस 12 इक्वल्स टू 0। b माइनस 12 और b माइनस 4 इसके दो फैक्टर हो जाएंगे, तो b की वैल्यू 12 और 4 आ जाएगी। 4 वैल्यू हम ले नहीं सकते क्योंकि ये कर्व के अंदर कोइंसाइड कर जाएगा। अगर हम 4 ले लेंगे तो ये कर्व में कोइंसाइड कर जाएगा, क्योंकि y स्क्वायर अपॉन 16 हो जाएगा, तो ये हमारा काम b से तो नहीं चले, b हमारा 4 नहीं हो सकता, b डज नॉट इक्वल्स टू 4। ठीक है, तो ये कोइंसाइड पॉइंट हो गया तो इसलिए बेकार है। तो b की वैल्यू 12 हो गई यहाँ से, तो b की वैल्यू हमारे पास यहाँ से हमने एक चीज तो निकाल ली कि b की वैल्यू हमारे पास 12 आ गई है। अगर b की वैल्यू 12 आ गई है तो कोनिक का इंटरसेक्टिंग पॉइंट अब हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ से अगर हमारा b की वैल्यू 12 आई है तो x स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से x स्क्वायर इक्वल्स टू 12, तो x की वैल्यू आ जाएगी √12 प्लस माइनस √12 आ जाएगी। x की वैल्यू प्लस माइनस √12 आ जाएगी, तो y स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, y स्क्वायर इक्वल्स टू हमें क्या दे रखा है 3 इंटू 12, यानी कि y की वैल्यू हो गई प्लस माइनस 6। तो जो कोऑर्डिनेट हमारे पास आ गए वो आ गए प्लस माइनस √12 एंड प्लस माइनस 6, ये तो कोऑर्डिनेट्स आ गए, प्लस माइनस √12 एंड प्लस माइनस, जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट हमारे आ गए कोनिक के, प्लस माइनस √12 एंड प्लस माइनस 6। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है नेक्स्ट लाइन में, द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल फॉर्म बाय द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ,
तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाल लेते हैं, तो ये √12x हो जाएगा और ये डिस्टेंस हो जाएगी 12। तो हमारे पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल 6 + 6 12 ये हो जाएगा √12। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल बेटा क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी होता है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल मान लो ए है, तो ये हो जाएगा 2 × √12 × 12, ठीक है। तो 14, तो ये कितना हो जाएगा 24 √12 हो जाएगा, 24 √12। तो ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारा 24 √12 आ गया। और वो कह रहा है ये इतने टाइम्स क्या होगा, तो 3√3 टाइम्स द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो इसका 3√3 निकाल लेते हैं। तो 3√3a निकालना है हमें, 3√3a, तो 3√3 × 24 √12, तो ये कितना हो जाएगा 36। तो इसको मल्टीप्लाई करें अगर हम, 36 ये हो जाएगा, तो 432 आ जाएगा, 432 ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसका आंसर है 432। तो ये जो एरिया 3 टाइम्स आया है, इसका आंसर कितना आ गया है 432। तो ये आंसर हमारा हो जाएगा आसानी से। तो 3√3 है, यहाँ से मान लीजिए 4 आपने बाहर ले लिया, तो 4 × 3 = 2, 48 × 96 और 3, हाँ ठीक है, 432 ही आंसर आएगा। तो 432 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये इतने 2024 में आए हुए जितने भी आपके क्वेश्चन हैं बहुत ही आसानी से हमने कर दिए हैं, और आपको बहुत देखा हो इतने क्वेश्चन ही आपके बहुत इजी थे जितने भी थे, कोई ज़्यादा आपको उसमें ये नहीं कि बहुत ज़्यादा हमको कुछ पैटर्न में देखना पड़ा। बहुत इजी तरीके से हमने फटाफट आधे मिनट के क्वेश्चन थे जो बहुत तेज़ी में हमने उसको सॉल्व किए हैं। बताने में टाइम जरूर लगता है, लेकिन जब आप वहाँ सॉल्व करेंगे तो बहुत कम टाइम में आपका हो जाएगा और कोई आपको परेशानी नहीं होगी। तो थोड़ा सा मेहनत करिए, थोड़ा सा अपने पॉइंट्स को बढ़ाइए, अपनी स्पीड को बढ़ाइए, अपने नंबर्स को बढ़ाने के लिए आपको अपने मेहनत को बढ़ाना होगा। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद लास्ट तक वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।